ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो IS 12 की बात करते हैं। मेरा ख़्याल है कि सबका वीक होता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है? नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? ओके, ज़ाहिर है बेटा कि मैं आपको ये टॉपिक उतनी डिटेल से तो नहीं करवा सकूँगा जितनी डिटेल में आपने क्लासेस में पढ़ा है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कंसेप्चुअली देखें कि ये टॉपिक क्या है। देखिए, अकाउंटिंग कहीं से भी शुरू करेंगे ना तो वो अपनी बेसिक्स पे जाके ख़त्म होती है। हमारा अलमिया ये है कि हम अकाउंटिंग सीखने जाते हैं लेकिन हम बेसिक्स पे काम नहीं करते। तो अकाउंटिंग जो है वो अपनी बेसिक्स पे खड़ी है, जिसको हम फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। हैव यू रेड द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? द आंसर इज़ ऑलवेज ए नो। ठीक है जी। तो इसमें जो वर्ड इनकम है ना, ये रेवेन्यू नहीं है। इनकम का जो वर्ड है वो IFRS में रेवेन्यू के लिए भी यूज़ होता है, प्रॉफिट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है ना। तो जब वर्ड इनकम यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब दोनों होते हैं, रेवेन्यू भी और प्रॉफिट भी। लेकिन इस IFRS में जो इनकम का वर्ड है वो प्रॉफिट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। तो अगर हम अब इसको मिला के पढ़ें तो इट्स ए टैक्स ऑन प्रॉफिट, यानी इस IFRS का जो नाम है वो टैक्स ऑन प्रॉफिट है। ठीक है। और फिर जब हम प्रॉफिट का वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि इसमें हम इनकम्स लेते हैं और इसमें से हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। क्लियर? अब अगर हम इसको दोबारा देखें तो बेसिकली इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होता है और एक्सपेंसेस के ऊपर टैक्स सेव होता है। ठीक है ना जी, ऐसे ही है। तो बेसिकली इट्स ए टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड इट इज़ बीइंग चार्ज्ड ऑन द इनकम्स एंड इज सेव्ड ऑन द एक्सपेंस। ठीक है। तो जितना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना यू विल पे मोर टैक्स, और जितना आपका प्रॉफिट कम होगा उतना आप कम टैक्स पे करेंगे। तो हम प्रैक्टिस में यही कर रहे होते हैं कि टैक्स को कम से कम करना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम से कम करेंगे। तो प्रॉफिट को कम से कम करने का मतलब क्या होता है कि आप एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, क्योंकि देयर इज़ ए सेविंग ऑन द एक्सपेंसेस। क्लियर? तो अब अगर हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो इनकम टैक्स इन दिस IS मीन्स इट्स ए टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड इन अदर वर्ड्स इज़ बीइंग चार्ज्ड ऑन द इनकम एंड इज़ सेव्ड ऑन एक्सपेंसेस। ये कॉन्सेप्ट अपने याद रखना है, क्योंकि जो सारा ये स्टैंडर्ड है वो इसी कॉन्सेप्ट पे खड़ा है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इस IFRS में जब हम वर्ड इनकम टैक्स यूज़ करते हैं तो इसके अंदर दो तरह के टैक्सेस हैं। वन इज़ द करंट टैक्स एंड द अदर इज़ द डिफर्ड टैक्स। ठीक है। और करंट टैक्स क्या होता है? क्या होता है करंट टैक्स? नहीं, क्या होता है? फॉर द ईयर क्या होता है? ओ नहीं यार, कैसी बात कर, इट्स ए टैक्स ऑन वेस्ट। या वेरी गुड, किसने कहा है? इट्स ए टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज करना है? इट्स ए टैक्स ऑन। इसलिए बेटा जब ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर कहेंगे कि CA मुश्किल है। ठीक है ना। इट्स ए टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? क्या होता है टैक्सेबल प्रॉफिट? अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉज। तो बेसिकली दिस टैक्सेबल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉज। एंड व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट? क्यों डिफरेंट होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट से? अकाउंटिंग प्रॉफिट अंडर IFRS होता है। ठीक है जी। और टैक्सेबल प्रॉफिट को जो होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट टैक्स लॉज होता है। क्लियर? तो यहाँ हमें डिफरेंस पता चल गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल प्रॉफिट में फ़र्क क्या है। लग रहा है कि आप सीख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम
ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, ठीक है जी, इट्स ए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप क्या करते हैं, आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और कुछ चीज़ें लेस करते हैं। ऐड क्या करते हैं, ऐसे नहीं कहते, एक्सपेंसेस जो कि टैक्सेशन लॉज आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये दो तरह के होते हैं, कभी भी अलाउ नहीं करेंगे या इस अकाउंटिंग पीरियड में अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर। और फिर कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो आपने रिकग्नाइज नहीं की हैं बट टैक्सेशन लॉज रिक्वायर कि दे शुड बी चार्ज टू टैक्स इन द करंट ईयर। जैसे अगर आप देखें तो आपका जो इनकम टैक्स लॉ है वो बहुत सारी इनकम्स को रिसीट बेस पे टैक्स कर देता है। हालांकि जो IFRS हैं वो रिक्वायर करते हैं कि आपने IFRS 15 पढ़ा हुआ है, अक्रूवल नहीं है। वो कहता है कि आप उससे रिलेटेड अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेंगे तो देन यू कैन रिकग्नाइज अ रेवेन्यू। तो अगर मैंने फ़र्ज़ करें कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली है और उससे रिलेटेड मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग है, तो क्या करूँगा, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का नाम दे दूँगा, एडवांस इनकम का नाम दे दूँगा। लेकिन टैक्सेशन लॉज जो होंगे वो क्या कहेंगे कि ये तो आपने रिसीव कर ली है, इट शुड बी चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट इज़ रिसीव्ड। क्या ख्याल है? तो ऐसी इनकम जो है वो भी आप ऐड कर देंगे। तो ये जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास इसका टोटल आ जाएगा। फिर वो एक्सपेंसेस जो आपने मांगे ही नहीं है बट टैक्सेशन लॉज आपको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करें कोई प्री पेड एक्सपेंस है, आपने उसको कहा कि चूँकि इससे रिलेटेड बेनिफिट मुझे अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलने हैं तो इसलिए ये मेरा क्या है, प्री पेड एक्सपेंस है। बट टैक्सेशन अथॉरिटीज़ क्या कहती हैं कि अगर आपने इसकी पेमेंट कर दी है तो यू कैन क्लेम दिस एज एन एक्सपेंस। ऐसे ही होगा। क्या ख्याल है? बहुत सारी चीज़ों को अंडर IFRS हम एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर लेते हैं बट टैक्सेशन लॉज कहते हैं कि आप इनका फुल एक्सपेंस क्लेम कर लें इन द ईयर इन विच यू इनकर। जैसे फ़र्ज़ करें आप इनटेंजिबल एसेट है कोई ऐसा जिसको अंडर IAS 38 तो आप इनटेंजिबल एसेट के तौर पे क्लासीफाई कर रहे हैं। अंडर टैक्सेशन लॉज हो सकता है कि उसका 100% आपको अलाउंस अवेलेबल हो, तो फिर क्या करेंगे, उसको यहाँ से लेस कर देंगे। बट आपने बैलेंस शीट में क्या किया हुआ है, एसेट के तौर पे रिकग्नाइज किया हुआ है। अभी मैंने आपसे एसेट की डेफिनेशन पूछनी है जी। तो फिर आप क्या करेंगे, वो इनकम्स जो आपने रिकग्नाइज की हुई हैं बट वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इनकम्स जो होती हैं वो अंडर IFRS आप बिकॉज यू हैव परफॉर्म द ऑब्लिगेशन, यू हैव प्रोवाइडेड दैट सर्विस बट दैट इज़ स्टिल रिसीवेबल। तो हो सकता है टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ये कहें कि जब आपको एक्चुअली रिसीव होंगी तो फिर आप इनके ऊपर टैक्स देंगे। जैसे इंटरेस्ट उसकी एग्जांपल है, डिविडेंड उसकी एग्जांपल है कि जिस साल में वो एक्चुअली रिसीव होती हैं उस साल में उनके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट आप देखें तो अंडर IFRS 9 आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो तो आप इफेक्टिव रेट से इंटरेस्ट जो है वो रिकग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, और वो टाइम बेसिस पे आप रिकग्नाइज करते हैं। बट उसके ऊपर टैक्सेशन कब चार्ज होनी है, व्हेन यू एक्चुअली रिसीव। तो ज़ाहिर है वो इनकम जो है वो चूँकि अभी रिसीव्ड नहीं है बट यू हैव रिकग्नाइज्ड इन दिस अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को लेस कर देंगे। तो दिस विल बी योर आइदर टैक्सेबल प्रॉफिट और इट्स ए टैक्स लॉस। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो किसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होता है, वो अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन लॉज जो है वो कैलकुलेट होता है। और टैक्सेशन लॉज जो हैं वो आपके IFRS से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। IFRS में जो बेसिकली प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं वो आपके फिस्कल लॉज के प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो चूँकि दोनों का पैरामीटर्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंसेस डिफ़र कर जाता है विद द टैक्सेशन लॉज, तो फिर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली दिस इज़ टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। तो फर्दर हम इसको करंट टैक्स को दो तरह के करंट टैक्सेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं करंट टैक्स करंट ईयर। ये वो करंट टैक्स है जो इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट पे आपने चार्ज किया होता है, तो इसलिए इसको करंट टैक्स करंट ईयर कहते हैं। क्लियर? लेकिन इसके साथ साथ एक और टैक्स होता है जिसको करंट टैक्स प्रायर ईयर का नाम देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स लॉ है
वो सेल्फ असेसमेंट बेस्ड है। सेल्फ असेसमेंट बेस्ड का मतलब ये होता है कि यू कैलकुलेट दिस टैक्सेबल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड देन फाइल द रिटर्न। इट्स बेसिकली यू कैन से योर असेसमेंट एज वेल, अनलेस के आप के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज हो जाए या आपका जो है वो ऑडिट में नाम आ जाए, तो देन किसी पिछले साल की असेसमेंट जो होती है वो करंट ईयर में हो रही होती है। जब वो करंट ईयर में होती है तो ज़ाहिर है कि किसी पिछले साल का टैक्स आपको करंट ईयर में भी पे करना पड़ सकता है, तो उसको हम करंट टैक्स प्रायर ईयर का नाम देते हैं। इट मे रिजल्ट इन ओवर प्रोविजन और इट मे रिजल्ट इन अंडर प्रोविजन। ओवर प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि यू हैव पेड मोर टैक्स and the taxation authorities say that you have paid more tax so you can get the refund, आप refund हमसे ले लें। क्लियर? तो ये जो ओवर प्रोविजन होती है दिस रिजल्ट इन ए रिफंडेबल, तो ये आपका एक रिफंडेबल आ जाता है और आपकी एक टैक्स इनकम आ जाती है। और अगर आपकी अंडर प्रोविजन है तो इसका मतलब ये होता है कि यू हैव पेड लेस टैक्सेस। अब उन्होंने आपको कहा कि यू आर लायबल टू पे मोर टैक्स, तो इन द करंट ईयर यू पे सम एक्स्ट्रा टैक्स इन द करंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर। और चूँकि ये करंट टैक्स प्रायर ईयर जो होता है ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है अंडर योर IAS 8, देयरफॉर एनी चेंज विल बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट ईयर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और उसकी प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग होती है। तो इसलिए करंट टैक्स प्रायर ईयर जो होता है वो भी करंट ईयर में ही रिकग्नाइज किया जाता है, ना कि उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करते हैं। क्लियर? तो इसको हम इसलिए जब भी हम वर्ड करंट टैक्स यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है इट्स एग्रीगेट ऑफ करंट ईयर एंड प्रायर ईयर। तो करंट टैक्स को कभी भी आपने इस तरह से नहीं है कि इस साल का ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर पिछले साल का भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट टैक्स का मतलब क्या है? इट्स ए टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। क्लियर? एंड टैक्सेबल प्रॉफिट मीन्स द प्रॉफिट विच इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन लॉज। ठीक है जी। और फिर current tax is the aggregate of current tax current year which is calculated on the taxable profit of the current year, and it's a current tax prior year which may result in over or under provision of any previous year to be assessed in the current year. क्लियर हो गया यहाँ तक? लें जी, अब हम आगे बात करते हैं the tax which is more problematic, although it's not payable to the government। ये गवर्नमेंट को पेएबल नहीं होता बट इट इज़ द प्रॉब्लमेटिक एरिया। ठीक है जी। यहाँ तक बताएं चीज़ें डाइजेस्ट हो गई? कितनी को हो गई? सारी हो गई? ठीक है ना, अभी पता चल जाता है। किस किस ने ये स्टैंडर्ड ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ? नो वन। आज की क्लास का आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? यानी आप क्लास में आए हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी। लेकिन अब ये जो डिफ़र्ड टैक्स है ना, बेसिकली डिफ़र्ड टैक्स जो है ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना उनकी वजह से अराइज होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पेमेंट ऑफ द टैक्स। गवर्नमेंट जो है ना वो आपसे डिफ़र्ड टैक्स की बेस के ऊपर टैक्स नहीं लेती है, वो आपके करंट टैक्स को ही रिकवर करती है। लेकिन ये जो डिफ़र्ड टैक्स है ना ये बेसिकली दो बेसिक रीजंस की वजह से रिकग्नाइज़ किया जाता है। एक है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आप सारे जानते हैं कि मैचिंग यानी अगर आपने किसी रिलेटेड इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस है या एक्सपेंस से रिलेटेड इनकम है तो उसको आपने सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकग्नाइज करना है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हेयर? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैचिंग नहीं हो रही है। ये देखें, ये एक्सपेंस इस साल का था, ठीक है, और एक्सपेंस के ऊपर क्या होती है? सेविंग। ठीक है जी। लेकिन हुआ क्या है कि ये आपने यहाँ ऐड बैक कर दिया। इसका मतलब इस टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर ये इम्पैक्ट आपको नहीं मिला, सेविंग नहीं मिली, इसके अंदर से माइनस हुआ था। ये निकालते हुए आपने ऐड कर दिया तो हुआ क्या है?
अगर ये एक्सपेंस आपको किसी फ्यूचर ईयर में जाके अलाउ होना है तो इस एक्सपेंस की सेविंग डिले हो गई है। भाई एक इनकम के ऊपर क्या होता है, टैक्स चार्ज होता है, और एक्सपेंसेस पे क्या होता है, सेव होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, जब एक्सपेंस आपका यहाँ ऐड बैक हो गया तो फिर क्या हुआ, इसकी सेविंग डिले हो गई है। इसी तरह अगर देखें ये इनकम अगर इस साल में चार्जेबल टू टैक्स हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम तो किसी अगले साल की थी, तो बेसिकली किसी अगले साल की इनकम इधर चार्जेबल टू टैक्स हो गई है। ऐसे ही हुआ है। अब देखें ये एक्सपेंस आपको यहाँ मिल गया, आपने तो रिकग्नाइज नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी फ्यूचर एक्सपेंस की सेविंग इधर मिल गई है, और ये इनकम इस साल में चार्जेबल टू टैक्स नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम इस साल की थी, इसके ऊपर टैक्स किसी अगले साल में चार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिसमैचिंग हो गई। यानी ये जो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन लॉज हैं, इन्होंने किया क्या है, एक मिसमैचिंग क्रिएट कर दी है। क्लियर कि एक्सपेंसेस किसी साल के हैं, सेविंग किसी साल में आ रही है, इनकम किसी साल की है और टैक्स चार्ज किसी साल में हो रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन लॉज हैं, ये क्या करते हैं, मिसमैचिंग क्रिएट करते हैं, और इस मिसमैचिंग की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर इनकम किसी साल में होती है, उसका रिलेटेड एक्सपेंस किसी साल में चला जाता है, और एक्सपेंस किसी साल का होता है तो उसकी रिलेटेड सेविंग जो होती है वो किसी दूसरे साल में जाके रिकग्नाइज हो रही होती है। और आपको पता है कि अकाउंटिंग तो मैचिंग के ऊपर बेस करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एक्सपेंस इस साल में अलाउ नहीं हो रहा, कहाँ अलाउ नहीं हो रहा, करंट टैक्स में अलाउ नहीं ना हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्सपेंस की सेविंग आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा, नॉट इन द नेम ऑफ करंट टैक्स बट इन द नेम ऑफ डिफर्ड टैक्स, कि ये मेरी सेविंग डिफर हो गई, ये डिफर्ड टैक्स है। इसी तरह अगर कोई इनकम करंट ईयर की है और उसका चार्ज आगे चला गया है तो वो करंट टैक्स में गया ना, मैं क्या करूँगा, मैं इसी साल में उस इनकम का टैक्स चार्ज रिकग्नाइज कर लूँगा, नॉट इन द नेम ऑफ करंट टैक्स बट इन द नेम ऑफ डिफर्ड टैक्स। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैंने मैचिंग करनी है। और मैचिंग क्यों ज़रूरी होती है, मैचिंग इसलिए ज़रूरी होती है बेटा कि देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक ऑब्जेक्टिविटी है, क्या क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई पता नहीं, यूज़र्स के लिए बनाते हैं। यूज़र्स ने क्या करना होता है, यूज़र्स ने डिसीजन मेकिंग करनी होती। तो मेरा बेटा अगर आप ये वाला प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में रिकग्नाइज करें, टैक्स आप इस पे कैलकुलेट करें, तो क्या होगा, फ़र्ज़ करें ये वाला प्रॉफिट होगा, ये वाला प्रॉफिट होगा ना इधर, और टैक्स आप इसके ऊपर कैलकुलेट करके लेके आएंगे, तो व्हाट विल हैपन, सम टाइम दिस प्रॉफिट में बी ओवर स्टेटेड एंड सम टाइम दिस प्रॉफिट में बी अंडर स्टेटेड। क्योंकि जब आप ये ऐड करेंगे तो ये कभी तो इससे हायर होगा और कभी इससे लोअर होगा, तो क्या होगा, यू मे हैव ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट बट दिस मे बी ए वेरी huge amount of taxable profit, you are paying a very huge amount of current tax and your profit after tax will be a very small figure। और आप जानते हैं, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा हुआ है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ये तो एक मेजर मेजर ऑफ परफॉर्मेंस है। क्या ख्याल है, अगर आपने EPS कैलकुलेट करनी है, प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, या इवन आपने कोई यील्ड निकालनी है, तो वो किस पे निकालते हैं, इस पे निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ वी डोंट इनकॉर्पोरेट द डिफर्ड टैक्स, व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्टिविटी, द रीज़न बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी टोटली वेनिश्ड, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, होगा क्या कि सम टाइम दिस मे बी वेरी ह्यूज अमाउंट, दिस मे बी वेरी स्मॉल अमाउंट एंड यू आर पेइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टैक्सेस, योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी हाईली ओवर स्टेटेड। तो जितने यूज़र्स होंगे जो उसको शेयर को वैल्यू असाइन करेंगे, उसकी बेसिस पे जितनी कैलकुलेशंस करेंगे वो सारी गलत हो जाएंगी। क्यों कि जो आज टैक्सेस आप पे नहीं कर रही है, आपने फ्यूचर में जाके क्या करने हैं, पे करने हैं। तो व्हाट विल हैपन, आज आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा रहे होंगे, किसी अगले साल में जाके यू मे कन्वर्ट इनटू लॉसेस बिकॉज यू हैवंट
paid the taxes on incomes, or you have claimed excess savings on the expenses which may not be available in the year in which you actually recognize that expense. तो फिर जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहाँ जाएगी? तो ख़त्म हो गई ना मेरे भाई। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम कहते हैं कि जिस साल में कोई इनकम या एक्सपेंस रिकग्नाइज करें उसका टैक्स इफेक्ट भी उसी साल में रिकग्नाइज करें। अगर वो करंट टैक्स नहीं है तो फिर आप उसको किस नाम से रिकग्नाइज कर लें? डिफर्ड टैक्स के नाम से रिकग्नाइज कर लें। दिस इज कॉल्ड मैचिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द रिकग्निशन ऑफ द डिफर्ड टैक्स। कि डिफर्ड टैक्स हमने रिकग्नाइज क्यों करना है, ये रीज़न, और ये प्योर अकाउंटिंग रीज़न है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, क्योंकि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बनाते ही यूज़र्स के लिए हैं, और यूज़र्स कैन, you can say, predict the future of the entity only when you remain intact with the objectivity of the financial statements. तो रीज़न बिहाइंड डिफर्ड टैक्सेशन आपको क्लियर हो गई। अब अगला जो मुश्किल काम है ना वो है कि ये डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, और वो हमें इसलिए समझ नहीं आता कि हमें आज तक इनकम और एक्सपेंस की डेफिनेशन ही समझ नहीं आई है। अगर आपको इनकम या एक्सपेंस की डेफिनेशन समझ आ जाए तो आपको डिफर्ड टैक्स कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। इसकी वजह क्या है? इनकम और एक्सपेंसेस कुछ नहीं होते, दे आर नथिंग, दे आर रीजन्स फॉर चेंजेस इन योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इनकम क्या है? इंक्रीज इन एसेट। एक्सपेंस क्या है? डिक्रीज इन एसेट। इनकम क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी। एक्सपेंस क्या है? increase in liability, and that's why income or expenses are nothing. They are just the reasons to be recorded in the performance of the company why their assets and liabilities have changed. जो assets और liabilities की changes होती हैं, देखें आप बैलेंस शीट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जब तक उसके साथ इनकम स्टेटमेंट नहीं लगती, जब तक उसके साथ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नहीं लगती। बैलेंस शीट क्या है? इज द क्लोजिंग बैलेंसेस, closing balances, and there is a previous year balance sheet which are the opening balances. How these opening balances have converted into closing balances, you can only understand that if you know your performance and changes in financial position which is statement of cash flows. तो इसलिए आप बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। क्लियर? बाकी इनकम और एक्सपेंसेस कोई चीज़ें नहीं होती हैं। क्या ख्याल है? होता है? दैट इज नथिंग, दिस जस्ट द रीजन टू नो व्हाई दिस एसेट हैज मूव टू दिस लेवल, व्हाई दिस लायबिलिटी हैज मूव टू दिस लेवल। अंडरस्टैंडिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि अकाउंटेंट वो है जिसके सामने फिगर्स बोलना शुरू कर दें, और अगर आप भी साइलेंट हैं और फिगर्स भी साइलेंट हैं फिर साइलेंस विल प्रिवेल, और वो आपको पता कहाँ प्रिवेल करती है? फिर आप डेड है। ठीक है ना? तो ये प्रोफेशन ऐसे नहीं है। अब प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है इसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, एवरीथिंग एंडेड इन द बैलेंस शीट। अगर आप देखें तो इनकम की डेफिनेशन, एक्सपेंस की डेफिनेशन सारी के सारी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन एसेट्स और लायबिलिटीज। और यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो क्या रहा है कि एक एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया तो दो में से कोई एक काम किया होगा ना, किसी एसेट में रिडक्शन बुक की होगी या किसी लायबिलिटी में इंक्रीज बुक की होगी। और जब टैक्सेशन अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ये आपका एक्सपेंस इस साल में हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं ये जो तुमने डिक्रीज इन एसेट बुक की है ना, ये हम नहीं मानते, और ये जो तुमने इंक्रीज इन लायबिलिटी बुक की है ना, हम नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंसेस आपको इनकम स्टेटमेंट में नज़र आते हैं ये अल्टीमेटली बैलेंस शीट में बिल्ड इन हो जाते हैं। और चूँकि IFRS जो है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगा हूँ, IFRS जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग पे डेवलप होते हैं। किस पे डेवलप हुए हैं? आपने रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ी है IFRS 15 के अंदर? क्या डेफिनेशन? कोई नहीं पढ़ी है?
दोबारा बताएं। नहीं है, पूरी सही डेफिनेशन को नहीं पढ़ी आपने, सुनी सुनाई पढ़ी आपने। क्या होता है रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। क्या वर्ड यूज हुआ है? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली रेवेन्यू के अंदर भी बात किसकी हो रही है? एसेट की बात हो रही है। और जब आप कहते हैं कि ये एक्सपेंस नहीं है, टैक्सेशन अथॉरिटीज कहती हैं ये एक्सपेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एसेट में इंक्रीज भी, सॉरी एसेट में डिक्रीज भी नहीं है, या लायबिलिटी में इंक्रीज भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनकम स्टेटमेंट के डिफरेंसेस होते हैं ये अल्टीमेटली जाके बिल्ड कहाँ हो जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो दैट्स वाई डिफर्ड टैक्स इज कैलकुलेटेड नॉट ऑन द इनकम स्टेटमेंट बट ऑन द बैलेंस शीट, and that's why you compare carrying value which is calculated according to accounting IFRS and tax base is the value assigned under taxation laws। और चूंकि ये डिफरेंसेस जाके वहाँ बिल्ड इन हो जाते हैं तो डिफर टैक्स उस एसेट या लायबिलिटी पे क्रिएट होता है जिसकी कैरिंग वैल्यू उसकी टैक्स बेस से डिफर कर जाती है। नहीं समझ आई अभी भी? तो ये डिफरेंसेस जाके कहाँ बिल्ड इन हो रहे हैं? बैलेंस शीट में। और एक बैलेंस शीट वो है जो आप IFRS के अंडर बना रहे हैं, और एक बैलेंस शीट वो है जो नोशनल है, जो अंडर द टैक्सेशन लॉज बन रही है। ठीक है, और उस नोशनल बैलेंसेस के फर्जी जो अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन लॉज, उनके और कैरिंग वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस इन्हीं इनकम्स और एक्सपेंसेस के हैं जो कि बिल्ड हो गए हैं जाके कैरिंग वैल्यूज और टैक्स बेसिस के दरमियान। एंड यू कंपेयर योर कैरिंग वैल्यू विद द टैक्स बेस, द रिजल्टेंट डिफरेंस मे बी योर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, मे बी योर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस। ये देखें, ये टैक्सेबल और डिडक्टेबल क्या है? ये देखें, अगर ये एक्सपेंस मुझे यहाँ अलाउ नहीं हुआ, मैंने रिकग्नाइज तो करंट ईयर में किया ना, तो इसकी सेविंग डिले हो गई है। मुझे बताएं किसी अगले साल में जाके मैं एक्सपेंस दोबारा रिकॉर्ड करूंगा? एग्जांपल ले लेते हैं, आप आज आपने एंट्री पास की एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट, ये आपने एंट्री पास कर दी। ये देखें, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब अगले साल में जाके ये एक्सपेंस आपको अलाउ होगा तो क्या होगी? अक्रूड एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने अगले साल में जाके एक्सपेंस तो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सेविंग आपको कहाँ मिल रही है? यहाँ। अब मुझे बताएं, जब ये सेविंग यहाँ मिलेगी तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो ये एक्सपेंस लेस नहीं होगा, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या होगा? लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा? फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी स्मॉलर। ये देखें, यहाँ आपने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं ना किया, यहाँ तो आपने लायबिलिटी को पे किया है। क्लियर? यानी फर्ज करें अगर अगले साल का प्रॉफिट 1000 हो और उसमें से मुझे ये 200 रुपये का एक्सपेंस अलाउ हो जाए, तो मेरा अगले साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा? 800। तो अगले साल का प्रॉफिट कम हो गया ना इसकी वजह से। तो डिडक्टेबल डिफरेंसेस वो होते हैं जो अगले सालों के टैक्सेबल प्रॉफिट को स्मॉलर करते हैं, और टैक्सेबल डिफरेंसेस वो होते हैं जो अगले सालों के प्रॉफिट को लार्जर करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने आज एक एंट्री पास की, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और P&L क्रेडिट। यहाँ ये टैक्स नहीं हुआ इंटरेस्ट, क्योंकि इसने रिसीट बेस पे टैक्स होना है। अगले साल में जाके आपने एंट्री पास की बैंक डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। फ़र्ज़ करें अगले साल का प्रॉफिट 1000 है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या करेंगे? 1200 करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम पिछले साल की थी, रिसीव अगले साल में हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अगले साल के टैक्सेबल प्रॉफिट को लार्जर कर दिया है। तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस क्या हुआ? जो अगले साल के, यानी जब वो डिफरेंस रिजॉल्व होगा, रिवर्स होगा, तो वो क्या करेगा? अगले सालों के टैक्सेबल प्रॉफिट को लार्जर करेगा। तो ऐसे डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। और ऐसा डिफरेंस जो आज मेरी बैलेंस शीट पे आया है और जब वो अगले सालों में रिवर्स होगा तो वो मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट को स्मॉलर करेगा, तो उसको मैं डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस कहूँगा। क्या कहूँगा?
ये दोनों बेटा जो होते हैं ना वो डिडक्टेबल होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ना वो टैक्सेबल होते हैं। ये देखें, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और P&L क्रेडिट। टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या करेंगे, ये इनकम लेस कर देंगे, लेकिन जब अगले साल में जाकर रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो अगले साल में आप इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट दिस ईयर इनकम विल बी टैक्स्ड इन द नेक्स्ट ईयर। हालांकि अगले साल में आप उसकी रिसीट बुक कर रहे होंगे, रियलाइजेशन ऑफ द रिसीवेबल होएगी, रिसीवेबल आपका बैंक में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन वो अगले साल के टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए ऐड करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस का मतलब ये है कि वो डिफरेंसेस जो आज मेरी बैलेंस शीट में हैं और उसकी वजह से जब फ्यूचर में मैं टैक्सेबल प्रॉफिट निकालूंगा तो दैट विल मेक माय फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट लार्जर। और डिडक्टेबल क्या है, दोज डिफरेंसेस विच आर इन माय करंट बैलेंस शीट एंड इन द फ्यूचर व्हेन दे विल रिवर्स दे मेक माय टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द फ्यूचर ईयर्स स्मॉलर, दे विल बी कॉल्ड एज डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंसेस। उनको मैं डिडक्टेबल टेम्पोरेरी डिफरेंसेस कहता हूँ। तो एक टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है और एक क्या है, डिडक्टेबल है। क्लियर? तो ये यहीं से अराइज हो रहे हैं, बट डिफर्ड टैक्स यहाँ से कैलकुलेट नहीं होता। उसकी एक और वजह भी है कि सारे डिफरेंसेस जो होते हैं ना बेटा इनकम और एक्सपेंसेस के, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रॉफिट और लॉस यानी इसके अंदर आ रहे हों। कुछ डिफरेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज होते हैं, और कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में चार्ज होते हैं। तो इसलिए डेफर टैक्स जो होता है उसको कभी भी आपने इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी, उसको हमेशा आपने कहाँ से कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट से। क्लियर? इसलिए कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के डिफरेंसेस हैं, लाइक इन योर कोर्स रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्लियर, समटाइम इट्स एक्चुरियल गेन लॉसेज, आपके कोर्स में तो नहीं है बट IAS 21 के अंदर जो एक्सचेंज गेन लॉस ऑन फॉरेन ऑपरेशन है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। ठीक है ना? इस तरह आपके कोर्स में IFRS 9 है जिसमें आप फेयर वैल्यू गेन जो एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI इन्वेस्टमेंट्स का गेन होता है वो आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकग्नाइज करते हैं, तो वो तो यहाँ नहीं है, बट दैट आल्सो गिव राइज टू डिफर टैक्स। तो इसलिए डिफर टैक्स जो होता है वो कभी भी आपने इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी। और उसकी एक वजह और भी होती है कि बहुत सारे डेफर टैक्सेस जो होते हैं वो पीछे से आ रहे होते हैं, वो करंट ईयर में रिवर्स हो रहे होते हैं और आगे भी जा रहे होते हैं। तो अगर आप डेफर टैक्स ओपनिंग बैलेंस शीट पे कैलकुलेट करें, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो करंट ईयर का होगा, लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग कहाँ जाएंगे, और फिर आपकी बैलेंस शीट में सारे डिफरेंसेस इस साल के थोड़े कुछ पीछे से भी आ रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए कभी भी डेफर टैक्स को इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करनी, हमेशा कहाँ से कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट से कैलकुलेट करना। लेकिन जी अभी तक जो चूँकि वाइट बोर्ड मैंने साफ करना है तो अभी तक जो बातें हुई हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है जी। नंबर 1, जब इस IFRS में वर्ड इनकम टैक्स यूज़ होता है तो बेसिकली ये इनकम इन द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स ए टैक्स ऑन प्रॉफिट, और टैक्स ऑन प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये इनकम पे चार्ज हो रहा है और एक्सपेंसेस पे सेव हो रहा है। क्लियर? फिर ये स्टैंडर्ड जो है वो इनकम टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, वन इज़ कॉल्ड करंट टैक्स एंड द अदर इज़ कॉल्ड डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स का मतलब होता है करंट टैक्स विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, इट मे बी फॉर द करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट, इट मे बी फॉर एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, उनसे भी रिलेटेड हो सकता है। जब भी आप करंट टैक्स का वर्ड यूज़ करेंगे तो करंट टैक्स मींस इट्स एन एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स करंट ईयर एंड करंट टैक्स प्रायर ईयर। फिर हमने इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो ये था कि करंट टैक्स निकालने के लिए क्योंकि आपको टैक्सेबल प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, उसके साथ आप एडजस्टमेंट्स करेंगे बिकॉज ऑफ दोज डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन लॉज, एंड देन यू विल गेट द प्रॉफिट विच इज़ अकॉर्डिंग टू द टैक्सेशन लॉज, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई द रेट एंड यू विल गेट द करंट टैक्स। और करंट टैक्स की एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। करंट टैक्स प्रायर ईयर में अगर ओवर प्रोविजन होगी तो उसकी एंट्री होगी रिफंडेबल डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, और अगर आपने मज़ीद पे करना होगा तो करंट टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और आपने पेएबल को या रिफंड जो आपका अगर रिफंड पड़ा हुआ है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे।
फिर हमने बात की कि ये डिफर्ड टैक्स बेसिकली क्या है। तो डिफर्ड टैक्स जो है इट्स ए प्योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और ये दो रीजंस की वजह से रिकग्नाइज होता है। वन इज़ द मैचिंग कॉन्सेप्ट, और वो आपने यहाँ देखा कि जो करंट ईयर के इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं उनके चार्जेस और सेविंग्स जो हैं वो डिले हो जाती हैं, या इनकम्स और एक्सपेंसेस अगले सालों के हैं बट उनके चार्जेस या सेविंग्स पहले आ जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिस मैचिंग क्रिएट हो जाती है। तो उस मिस मैचिंग को ख़त्म करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, डिफर्ड टैक्स को रिकग्नाइज करना पड़ता है। और दूसरी रीज़न जो है वो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि डिफर्ड टैक्स अगर आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा या तो ओवरस्टेट कर जाएगा या वो अंडरस्टेट कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, जो उन्होंने रीजनिंग देनी है या उनको यूज़र्स को जो डिसीजन मेकिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपकी फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें डिफर्ड टैक्स रिकग्नाइज करना पड़ता है। अगली जो बात हमने आपको बताई वो ये है कि बेसिकली ये जो डिफर्ड टैक्स है ये बैलेंस शीट से कैलकुलेट होता है, क्योंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बजाते खुद कोई चीज़ें नहीं होती हैं, और वैसे भी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंजेस आती हैं वो सारी चेंजेस P&L का पार्ट नहीं होती हैं। कुछ चेंजेस जो हैं वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी आ रही होती हैं, और कुछ इवन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी में भी आ रही होती हैं। आपके कोर्स में सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी वाली नहीं हैं। फिर हमने आपको बताया कि कैरिंग वैल्यू वो है जो किसी एसेट या लायबिलिटी को आप असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द IFRS, और टैक्स बेस वो है जो किसी एसेट या लायबिलिटी को टैक्सेशन लॉज के अंडर नोशनली असाइन की जाती है। और टैक्स बेस जो है वो कैरिंग वैल्यू से डिफ़र क्यों करती है ये भी हमने आपको बता दिया कि जब आप किसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को जो है वो यहाँ ऐड या लेस कर रहे हैं और अकाउंटिंग में वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो स्टिल एसेट या लायबिलिटी का पार्ट है, तो ज़ाहिर है कि नोशनली जो वैल्यू किसी एसेट या लायबिलिटी की अंडर टैक्सेशन लॉ होएगी वो डिफ़र कर जाएगी जो वैल्यू अंडर IFRS आ रही है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी कि अगर एक्सपेंस है आपने डेबिट किया और अक्रूड एक्सपेंस को आपने क्रेडिट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक लायबिलिटी बुक कर ली है। अगर ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं हो रहा तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये भी है कि ये अक्रूड एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी भी नहीं है, तो देन ज़ाहिर है आपकी बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी की वैल्यू आ रही है, बट देयर इज़ नो वैल्यू टू दैट लायबिलिटी अंडर द टैक्सेशन लॉज बिकॉज इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स नॉट ए लायबिलिटी। सिमिलरली आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट किया और P&L को क्रेडिट कर दिया, क्लियर। लेकिन इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर फर्ज करिए ये इनकम इस साल में टैक्सेबल नहीं है तो ये इंक्रीज इन एसेट भी तो फिर नहीं है ना। तो एक इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग वैल्यू तो इन द बैलेंस शीट होगी बट इट विल हैव नो वैल्यू अंडर द टैक्सेशन लॉज। बट IAS 12 प्रोवाइड ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट टैक्स बेस, यानी टैक्स बेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये भी आपको IAS 12 बताता है। ये तो हमने नोशनली आपको बता दिया ना कि ऐसे होता है, but there are certain principles under IAS 12 to calculate the tax base. So let's have the concept of tax base. Before going for the tax base, let's first identify reason behind the deferred tax. वो assets और liabilities जो आपके फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या करें, या लार्जर करें या स्मॉलर करें, वो होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ जिनके ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होना चाहिए। एसेट का मतलब क्या होता है, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, दिस हैव दिस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये स्टैंडर्ड एक बेसिक अजम्पशन लेता है, और वो क्या है कि जो वैल्यू आपने किसी एसेट को बैलेंस शीट में लिख के दी है ना, वही उसके क्या हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। अगर किसी लायबिलिटी को आपने वैल्यू बैलेंस शीट में लिख के दी है तो लायबिलिटी क्या रिक्वायर करती है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इतने फ्यूचर में क्या होगा, इसके आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या होगा कि दिस हैज़ दिस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, दिस हैव दिस अमाउंट ऑफ आउटफ्लोज पेमेंट्स। ये बात क्लियर होगी, अभी पता चल जाता क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ तक बताएं जी कोई चीज़। आपका सवाल, आपका सवाल, कोई सवाल नहीं है। जिसके ज़हन में सवाल पैदा नहीं ना होता वो लर्न नहीं कर सकता, ठीक है ना जी, बिल्कुल, वेरी गुड। एक बात याद रख लें, देयर इज़ नो परमानेंट डिफरेंस एज फार एज द डिफर्ड टैक्स इज कंसर्न, देयर इज़ नो परमानेंट डिफरेंस। बैलेंस शीट में कोई परमानेंट चीज़ होती है,
कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ये जो परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये 1998 में ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दफन कर दिया था। हमने आज भी याद रखा हुआ है। 1998 वो आखिरी साल था जिसके अंदर पुराना IAS 12 एप्लीकेबल था। उस वक्त मैंने अपने आर्टिकल स्टार्ट किए थे, हमने पढ़ा था पुराना IAS 12। इस स्टैंडर्ड में अगर आप पूरे स्टैंडर्ड को पढ़ जाएं, कहीं परमानेंट डिफरेंस का वर्ड नहीं है। परमानेंट डिफरेंस क्या था, क्या है? परमानेंट डिफरेंस वो इनकम और एक्सपेंसेस हैं जो आज चार्जेबल टू टैक्स नहीं हुए और कभी भी नहीं होना है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले क्या बताया है कि डिफर टैक्स तो इनकम और एक्सपेंसेस पे कैलकुलेट ही नहीं करना। मतलब क्या हुआ? कोई परमानेंट डिफरेंस की बात ही नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। IAS 12 जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है डिफर टैक्स को, वो एक्सेप्शंस हैं। क्या वर्ड यूज़ किए? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है, अभी मैंने क्या कहा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट को लार्जर करेंगे। या क्यों करेंगे लार्जर? भाई देखो, आपने इस साल में इनकम बुक कर ली ना, अगले साल में तो आप रिसीट बुक कर रहे हो, आप तो इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे ना। लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये एसेट रियलाइज हो रहा है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट लार्जर हो रहा है। क्यों हो रहा है लार्जर? इस डिफरेंस की वजह से हो रहा है कि आपने इनकम पहले बुक कर ली है, आपने एसेट में इंक्रीज पहले बुक कर ली है, वो रिसीट बेसिस पे जा रहे हैं। अगर ये डिफरेंस परमानेंट होता तो फिर तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को हमेशा बैलेंस शीट में रहना चाहिए था। कोई चीज़ बैलेंस शीट में परमानेंट नहीं है। डिफर टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा याद रखना है, वो बैलेंस शीट पे कैलकुलेट होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट डिफरेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ डिफर्ड टैक्स। भूल जाएं इसको, परमानेंट डिफरेंस का कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ठीक है ना? कभी देखा किसी बैलेंस शीट में कोई परमानेंट चीज़ आ रही हो? जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं ना होगा कि मैंने इनकम स्टेटमेंट से रीज़न ज़रूर ले रहा हूँ डेफर टैक्स की कैलकुलेशन की, लेकिन डेफर टैक्स इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट नहीं हो सकता। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, बैलेंस शीट एज एट होती है, उसमें पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस भी आ रहे हैं, करंट ईयर की इंक्रीजेस डिक्रीजेस भी आ रही हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट बन रही है। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम स्टेटमेंट से डेफर टैक्स, जबकि कुछ डिफरेंसेस का अलग इनकम स्टेटमेंट से है ही नहीं। ठीक है? तो डिफर टैक्स कैलकुलेट करते हुए नथिंग इज परमानेंट। एक्सेप्शंस बताते हैं आपको क्या होती है एक्सेप्शन, और बताएंगे। देखिए एक्सपेंसेस क्या होती हैं? टैक्स सेविंग्स। ये देखो, एक्सपेंसेस के ऊपर सेविंग है। अगर एक्सपेंसेस इनकम से बढ़ जाएं तो होना तो ये चाहिए गवर्नमेंट आपको कुछ रिफंड दे दे कि यार आपके हालात पतले हो गए, पैसे ले लें आपसे। बाकी दुनिया में होता है, यूके में ये होता है कि अगर पिछले 2 साल में आपने टैक्स पे किया है और इस साल में आपके एक्सपेंसेस इनकम से एक्सीड कर गए हैं तो गवर्नमेंट से रिकवरी ले लें आप। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ ये है कि अगर एक्सपेंस आपके इनकम से एक्सीड कर गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक्सपेंसेस की सेविंग डिले हो गई हैं। क्यों? अंडर इनकम टैक्स लॉ वो कहता है यार अगले साल के इनकम के अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट कर लें। तो लॉस क्या है? टैक्स लॉस क्या है? ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनकी सेविंग्स आगे चली गई। तो फिर हम कहते हैं कि चूंकि जिन एक्सपेंसेस की सेविंग्स आगे चली जाती हैं वो क्या है? डिफर्ड टैक्स डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस। तो अनयूज टैक्स लॉस बेसिकली क्या है? ये वो लॉस है जो मेरी इनकम इस साल एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, और ये वो लॉस है जो मैं अगले साल की इनकम्स के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकता हूँ। ठीक है? और सोचना शुरू करेंगे तो बात बनेगी। कौम को टैक्स पे करने की आदत नहीं है तो उसको डेफर टैक्स कहाँ से क्लियर होना? ले जी, अब हम बात करते हैं कि डिफर टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है।
ठीक है जी। तो उसमें कैरिंग वैल्यू तो आपको बैलेंस शीट में अवेलेबल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि टैक्स बेस कैसे निकालनी है, क्या करना है, निकालनी आती है आपको टैक्स बेस। ले जनाब, टैक्स बेस क्या होती है, पहले ज़रा दोबारा रीज़न फॉर डिफर टैक्स को समझ लें। डिफर टैक्स क्यों हम रिकग्नाइज़ करते हैं? डिफर टैक्स इसलिए रिकग्नाइज़ करते हैं कि कुछ जो आपके एसेट्स हैं या कुछ जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जब वो फ्यूचर में रियलाइज़ होंगे, ज़ाहिर है एसेट ने रियलाइज़ होना है और लायबिलिटी ने क्या करना है, पे होना है, तो वो क्या करे, वो आपके फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट को या लार्जर करे या स्मॉल। क्यों करेगा ऐसे? उसकी वजह बेटा ये है कि मैं एक चीज़ को, एक एसेट को कैरिंग वैल्यू असाइन कर, तो मैं कह रहा हूँ दिस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, और होगा क्या कि वो जो मैंने इकोनॉमिक बेनिफिट अपनी बैलेंस शीट में लिखे हैं कि मेरा एसेट इतने का है, उसकी वो वैल्यू जो होगी वो जो अंडर टैक्सेशन लॉज है उससे वो डिफर कर रही होगी, वो कहेंगे नहीं इतने के हैं। क्लियर? तो बेसिकली जो डिफर टैक्स की रीज़न है उसी के अंदर अगर देखें तो आपको टैक्स बेस भी नज़र आ रही है। डिफर टैक्स की रीज़न क्या है? डिफर टैक्स कब अराइज होता है? दोज एसेट्स और लायबिलिटीज गिव राइज टू डिफर टैक्स विच व्हेन रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज, लायबिलिटी सेटल्ड, मेक फ्यूचर ईयर्स टैक्सेबल प्रॉफिट लार्जर और स्मॉलर, इज द बेसिक रीजन ऑफ द डिफर्ड टैक्स। और वो क्यों लार्जर या स्मॉलर करते हैं? इसलिए कि आपने प्रीवियस ईयर्स में जो इनकम रिकॉर्ड करके एसेट में इंक्रीज बुक की हुई है वो इनकम वहाँ टैक्स नहीं हुई। वो जो आपने एक्सपेंस बुक करके लायबिलिटी इंक्रीज की थी या एसेट डिक्रीज किया हुआ था, वो अंडर टैक्सेशन लॉज वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है वो लायबिलिटी आप कल को जाके लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब उसका जो रिलेटेड एक्सपेंस था वो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने आपको अलाउ ही नहीं किया हुआ। जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री में तो एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट, एंड दे से इसको आप टैक्सेबल प्रॉफिट में से कम कर लें। तो लायबिलिटी की सेटलमेंट क्या कर रही है? फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट किससे मेजर करना है, लार्जर या स्मॉलर? अकाउंटिंग प्रॉफिट से, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा ज़्यादा है लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया। क्यों? मैंने एक लायबिलिटी को पे किया है, मैंने उसको पे करते हुए लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट किया है, मैंने कोई एक्सपेंस बुक नहीं किया। लेकिन चूँकि टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने मुझे वो पिछले सालों में एक्सपेंस अलाउ नहीं किया हुआ था तो आज मुझे अलाउ कर दिया, तो इस लायबिलिटी की सेटलमेंट ने क्या किया, मेरे फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट को स्मॉलर कर दिया। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। नाउ यू कैन रिलेट income and expenses with the assets and liabilities and their tax basis. बेसिकली आप हमेशा क्या करते हैं, आखिर से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कभी डेफर टैक्स समझ नहीं आएगा। पूरे लाहौर को कोशिश कर रहे हैं हम डेफर टैक्स समझाने की, नहीं आता समझ, ठीक है ना, बड़े सालों से कर रहे हैं। लेकिन जनाब टैक्स बेस क्या है? वो वैल्यू जो किसी एसेट या लायबिलिटी को कौन असाइन करता है? टैक्स लॉज। अब चूँकि टैक्स लॉज पता नहीं आपको आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है जी, और ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में टैक्स लॉज पता नहीं कितनी तरह के होंगे। तो IAS 12 जो है वो खुद आपको इंफॉर्मेशन देता है कि आपने नोशनल वैल्यू को डिटर्मिन करने की बजाय इसके नीचे प्रिंसिपल्स गिवन है जिनसे आप टैक्स बेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप टैक्स बेस कैलकुलेट कर लेते हैं और कैरिंग वैल्यू आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, टैक्सेबल या डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर है कि फिर टैक्सेबल या डिडक्टेबल टेम्पोररी डिफरेंस जो है उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द डिफर्ड टैक्स, एंड दैट्स इट, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या ख्याल है, मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? लेकिन ये मुश्किल है जो टैक्स बेस कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड जो है वो खुद आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने टैक्स बेस कैसे निकालनी है। एक एसेट है और एक लायबिलिटी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी। आज आपने सिर्फ समझने में कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना, लिखे नहीं आप।
आज आपने सिर्फ ये समझना है कि आपकी जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ना, कि आप एक सवाल करते हैं जो टीचर ने करवाया उसी को दोबारा करते हो जाता है, और जब आप दूसरा सवाल नया पकड़ते हैं तो आप कहते हैं ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, उसका डेफर्ड एक्स निकलता ही नहीं है आपसे। ठीक है ना? तो सवाल ज़रूरी नहीं है बेटा, कंसेप्ट ज़रूरी है। एसेट, एसेट क्या होता है? चलें दोबारा पूछ लेते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और ये स्टैंडर्ड अज्यूम करता है कि ये बराबर है किसके, यानी जितने की कैरिंग वैल्यू है उतने ही बेनिफिट्स हैं। और ज़ाहिर है ये एसेट बेनिफिट कैसे जनरेट करेगा, रियलाइज कैसे होता है एसेट? सेल होके, यूज होके, रियलाइज कन्वर्ट होके भी होता है। रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो गया, बैंक कैश में कन्वर्ट हो गया, क्या ख्याल है? होता नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसेट रियलाइज होगा ना, तो फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करता है? यूज होके, सेल होके, कन्वर्ट होके। चलें जी, सीख जाएंगे, करेंगे कोशिश तो सीख जाएंगे आप। ठीक है ना? अब इस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट ने रियलाइज होना है। ठीक है? तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने क्वेश्चन पुट करना है कि ये एसेट अगर यूज़ होगा, सेल होगा या कन्वर्ट होगा, तो ये जो इवेंट है, रियलाइजेशन का इवेंट है, आया ये कोई टैक्सेबल एक्टिविटी है? थिंक अबाउट दिस एयर कंडीशनर, स्कैंस की इनकम टैक्सेबल है? टैक्सेबल है। इसका मतलब ये हुआ इस एसी के इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हुआ फिर? मतलब आप ठंडी हवा ले रहे हैं और उसके बदले में फीस दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इसी के पैसे देते हैं आप, पढ़ने को तो देते नहीं है। ठीक है ना? वरना आप पढ़ें। ठीक है ना? मतलब आपको इस बात से इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर एसी बंद हो जाए तो फिर इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि हम एसी की हवा लेने आते हैं, पढ़ने नहीं आते। यही मतलब निकला ना जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एयर कंडीशनर ने जब यूज़ होना है इस कैंपस के अंदर, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। तो आया ये इसका इकोनॉमिक बेनिफिट टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है? टैक्सेबल है, क्योंकि जो फ़ी जनरेट हो रही है उसमें से इस कैंपस के इनका एक्सपेंसेस माइनस होंगे और उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज हो जाएगा। क्लियर? इस तरह लेट से एक कंपनी है, उसका एक स्टॉक पड़ा हुआ है, वो उसको सेल करेगा। क्लियर? स्टॉक की सेल प्राइस आएगी, इसकी कॉस्ट आएगी, प्रॉफिट आएगा, उस पर टैक्स चार्ज होगा। तो इसका मतलब इस स्टॉक के इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं? टैक्सेबल हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें वो सेल आपने एक्रूवल बेस पे की है और आपकी बुक्स में डेटर आ गया, स्टॉक डेटर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या जब स्टॉक डेटर में कन्वर्ट हुआ तो आपने टैक्स दिया, और जब डेटर कैश में कन्वर्ट होगा तो क्या दोबारा टैक्स देंगे? लेकिन अगर अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेशन नहीं हुई, यानी जब स्टॉक डेटर में कन्वर्ट हुआ तब टैक्स चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जब डेटर कैश में कन्वर्ट होगा तो टैक्स चार्ज होगा, तो फिर वहाँ डेटर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए। नहीं बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एसेट रियलाइज होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल हों, हो सकता है नॉन टैक्सेबल हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी बैलेंस शीट में दो तरह के एसेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो एसेट्स जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं? टैक्सेबल हैं, और वो एसेट्स जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉन टैक्सेबल हैं। क्या ख्याल है? तो मैं कहूँगा कि एसेट्स वो हैं, यानी मैं अपनी बैलेंस शीट डेफर्ड टैक्स कहाँ से कैलकुलेट होना है? तो यार इस बात पे तो पक्के हो जाएं, कहाँ से कैलकुलेट होना है? बैलेंस शीट से कैलकुलेट होना। और ज़ाहिर है डेफर्ड टैक्स आएगा कैसे? कैरिंग वैल्यू डिफर करेगी किससे? टैक्स बेस से। ठीक है ना? अब मैंने एसेट्स को क्लासिफाई करना है दो तरह के एसेट्स में, वो जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल हैं और वो जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉन टैक्सेबल। चलें बैलेंस शीट देख लेते हैं। एक फर्जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नॉर्मली इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं।
मास वाइज लैंड के, पाकिस्तान में जो लैंड है वो हमने 1973 के लॉ में लिख दिया था कि ज़मीन अल्लाह की है, हम इसके कस्टोडियन हैं। उस बेस के ऊपर एक पाकिस्तान में टैक्सेशन जो है उसका लॉ डेवलप हुआ कि चूँकि ज़मीन हमारी है ही नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। हाल लोग अब हम 6 साल के अंदर अंदर अगर बेचें तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वैसे ज़मीन अल्लाह की है, हम चूँकि इसके कस्टोडियन हैं तो इसके लिए इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होना चाहिए। तो 2012 तक इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। फिर उसके बाद जो था वो थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से जो था वो टैक्स चार्ज होना शुरू हुआ। क्लियर? तो मास वाइज लैंड के अगर देखें तो बाकी एसेट्स जो होते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वो क्या होगी, कोई बिल्डिंग होगी फैक्ट्री की, वो कोई प्लांट एंड मशीनरी होगा, कोई फर्नीचर फिक्सचर होगा, कोई व्हीकल्स होंगे, क्या ख्याल है? ऐसे ही है। और उनसे क्या बनेंगे, गुड्स सेल होंगी, तो ज़ाहिर है कि प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज होगा। तो क्या होगा, यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत देर तक वो कंपनीज जो फाइनल टैक्स में थी उनके ऊपर कोई डेफर टैक्स राइज नहीं होता था। वजह क्या है कि उनकी रिसीट टैक्स हो जाती थी। क्या होती थी? जबकि हम जिस टैक्स की स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं वो क्या है, इनकम टैक्स, विच इज टैक्स ऑन प्रॉफिट। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि उन्होंने जो भी एक्सपोर्ट वाली इनकम थी उसको भी उठा के नॉर्मल बना दी है। क्लियर? तो अगर आपकी इनकम जो है वो प्रॉफिट पे टैक्स हो रही है तो फिर आपका डेफर टैक्स राइज होता है। ठीक है? तो टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये है कि अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो बिजनेस में यूज़ होगा, उससे सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस होंगी। ज़रा बैंक तो गुड्स नहीं ना बनाता, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्कैन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उनके जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होंगे वो बिजनेस में यूज़ होंगे एंड दे विल जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो फिर वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपकी फ़ी की शक्ल में होंगे या बैंक की कमीशन की शक्ल में होंगे या बैंक की इंटरेस्ट इनकम की शक्ल में होंगे। तो फिर हम देखेंगे आया इसके प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज होगा। अगर प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, टैक्सेबल है। और ज़ाहिर है एसेट एक ही दफ़ा टैक्स होगा ना। अगर फ़र्ज़ करें डेटर टैक्स हो गया है तो डेटर जब कैश में कन्वर्ट होगा तो फिर तो टैक्स नहीं होगा ना, या अगर डेटर टैक्स नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है जब कैश में कन्वर्ट होगा तो फिर टैक्स होगा। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर किसी एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नॉन टैक्सेबल है तो नॉन टैक्सेबल इकोनॉमिक बेनिफिट मेरे फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट को लार्जर या स्मॉलर करेंगे। भाई मैं एंट्री पास करूंगा बैंक डेबिट और डेटर अकाउंट क्रेडिट, मैंने कोई इनकम बुक नहीं की है और टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने भी डेटर को अक्रूवल बेस पे टैक्स कर दिया है तो वो मुझे दोबारा टैक्स चार्ज तो नहीं करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के बराबर ही आएगी। देखें डिफरेंस वहाँ आना है जहाँ फ्यूचर ईयर्स के टैक्सेबल प्रॉफिट या लार्जर होंगे या स्मॉलर होंगे बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ दिस एसेट। और यहाँ टैक्स बेस जो होती है, देखें मुझे ये बताएं कि अगर एक एसेट यूज़ होकर गुड्स बना रहा है तो आया जो ग्रॉस इनकम है वो उस एसेट की टैक्स हो जाती है या उसके अगेंस्ट उसकी डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाती है? क्लेम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ स्टॉक है, ग्रॉस रिसीट के ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा या स्टॉक की कॉस्ट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगी। तो बेटा जो जिन एसेट्स के इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल होते हैं ना उनकी जो डिडक्शन अवेलेबल होती है, डिडक्शन किस शक्ल में होती है, एक्सपेंस की शक्ल में। जैसे अभी हमने बात की है प्रीपेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन है अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इनटेंजिबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन है, और कुछ के अगेंस्ट अलाउंसेस भी होते हैं। तो यूं आपकी जो है वो टैक्स बेस को क्या कहते हैं, जो आपको डिडक्शन मिलनी है, स्टॉक की कॉस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फ्यूचर टैक्स, डेप्रिसिएशन। ये देखें फ़र्ज़ करें आपने 1 जनवरी X1 को एक एसेट बाय किया है, इसकी कॉस्ट 100 है, ये कैरिंग वाली निकालने के लिए ये टैक्स बेस निकाल, यहाँ भी 100 है। यहाँ आपने इसके ऊपर डेप्सन चार्ज की 31 दिसंबर X1 को और आपने कहा जी 100 डिवाइडेड बाय 520 चार्ज कर दी तो 80 इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। यहाँ आपने 50% अलाउंस क्लेम कर लिया,
तो यहाँ 50 आ गई। तो ये कैरिंग वैल्यू है, ये एसेट है, ये इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, रियलाइज होंगे थ्रू यूज। ये 80, इसके अगेंस्ट डिडक्शन कितनी अवेलेबल है? 80 के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अगेंस्ट डिडक्शन यानी फ्यूचर में जो आपको टैक्स वाले एक्सपेंस अलाउ करेंगे वो कितना अलाउ करेंगे? 50। तो 50 क्या है? टैक्स बेस। तो क्या वर्ड यूज होगा? अब अगली एग्जांपल लें, आपने एंट्री पास की प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये आपने अकाउंटिंग में एंट्री पास की, टैक्स वालों ने कहा कि नहीं ये तो एक्सपेंस है और इधर ही आपको एक्सपेंस अलाउ कर दिया। अब आपकी बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू आ रही है इसकी 100। कल को आप जाके एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, 100 और 100। अब ये एसेट रियलाइज हो गया ना, प्रीपेड रियलाइज हो गया, जो आपको बेनिफिट मिलना था मिल गया। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मुझे कोई एक्सपेंस अलाउ होगा? क्यों? मैंने इधर ही क्लेम कर लिया था। तो यहाँ क्या है, ये देखें, यहाँ से ऐसे देखना है कि मुझे फ्यूचर में जब ये एसेट रियलाइज होगा तो मुझे कोई एक्सपेंस, कोई डिडक्शन अलाउ होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कैरिंग वैल्यू 100 है लेकिन टैक्स बेस कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं। डिडक्शन किस शक्ल में? एक्सपेंस की शक्ल में, डेप्रिसिएशन की शक्ल में, अलाउंसेस की शक्ल में, अमोर्टाइजेशन की शक्ल में। किसने? टैक्सेशन लॉज। तो यही डेफिनेशन वापस लेके जाएं। वो वैल्यू जो किसी एसेट या लायबिलिटी को कौन असाइन करता है? टैक्सेशन लॉज इज कॉल्ड टैक्स बेस एंड दैट इज इट। नहीं समझ आई? तो क्या वर्ड यूज रखना है? किसके अगेंस्ट? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये 80 इज द अमाउंट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, 100 एज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसके अगेंस्ट टैक्सेशन लॉज आपको क्या डिडक्शन अलाउ करेंगे? इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अगेंस्ट फ्यूचर में क्या डिडक्शन, किस शक्ल में? एक्सपेंस की शक्ल में, अमोर्टाइजेशन की, अकाउंटिंग नहीं, टैक्स। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स बेस, उसको टैक्स बेस कहते हैं। कैरिंग वैल्यू तो अंडर IFRS आनी है ना जी। क्या देखें, कैरिंग वैल्यू हमेशा IFRS ने देनी है। कैरिंग वैल्यू के अगेंस्ट टैक्सेशन लॉज जो डिडक्शन अलाउ करेंगे, कैरिंग वैल्यू के अगेंस्ट, कैरिंग वैल्यू कौन दे रहा है? IFRS। डिडक्शन किसके अंडर डिटरमिन करनी है? टैक्सेशन लॉज के अंदर। दैट इज कॉल्ड दैट डिडक्शन। इफ नो डिडक्शन, जैसे फर्ज करें आपने एंट्री पास की इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और P&L क्रेडिट, 100 और 100। टैक्सेशन लॉज ने कहा हमारे मुताबिक तो ये इनकम नहीं है। अगले साल में आपने एंट्री पास की बैंक डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट 100 और 100। यहाँ आए बैंक डेबिट और P&L क्रेडिट 100 और 100। अब ये इंटरेस्ट रिसीवेबल मेरी बैलेंस शीट में आ रहा है, कैरिंग वैल्यू 100। अब मुझे बताएं इंटरेस्ट ग्रॉस अमाउंट से टैक्स होता है या उसके अगेंस्ट भी कोई मुझे एक्सपेंस अलाउ होता है? बैंक वाले इंटरेस्ट ग्रॉस पे टैक्स करते हैं या उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस अलाउ करते हैं मुझे? हैं? ग्रॉस अमाउंट पे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ फिर? कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो टैक्स बेस क्या होगी? कहां से देखना है कि ये जो मेरा एसेट इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है इसके अगेंस्ट फ्यूचर में मुझे टैक्सेशन अथॉरिटीज डिडक्शन एक्सपेंस कितना अलाउ करेंगे। अगर कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे, आपने 100% अलाउंस इधर क्लेम कर लिया, ये सिफर हो गया।
नो डिडक्शन अवेलेबल, टैक्स बेस 0। वर्ड क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, किसके अगेंस्ट, ये क्या है, इसको कहते हैं टैक्स बेस। ठीक है, मुश्किल लगा आपको? नहीं क्लियर हुआ जी? हो गया क्लियर? लो जी, मुबारक हो आपको, क्लियर हो गया। लेकिन आप लायबिलिटी जी, तो लायबिलिटी जो है इसको आपने दो तरह की लायबिलिटीज़ में डिवाइड कर देना है। एक लायबिलिटी जिसको एडवांस इनकम कहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं, एडवांस इनकम या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। उसकी वजह ये होती है कि लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, इट्स ए आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जबकि जो एडवांस इनकम होती है ना, उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो उतना नहीं हो रहा होता। देखिए, अगर आपने 100 रुपये की गुड्स बेचनी है तो क्या 100 रुपये आपकी कॉस्ट भी है? फिर तो आप बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट आपकी फ़र्ज़ करें 80 रुपीज़ है और आप सेल उसको 100 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो 80 का है, 100 का नहीं है। तो इसलिए जो एडवांस इनकम होती है ना, ये प्योर 100% लायबिलिटी नहीं होती, इसके अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी होता है जिसको फॉर द टाइम बिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का पार्ट बनाया होता है। एक्चुअली वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, वो तो आपका प्रॉफिट है। देखिए, अगर मैंने 80 की गुड्स देनी है तो 20 तो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन आप 100 का 100 एडवांस इनकम में शो कर देते हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी शो कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी लायबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए इसका रूल डिफरेंट है और इसके अलावा जो रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, अदर्स। ठीक है जी, तो फिर हम इन दोनों के लिए रूल्स बनाते हैं, ठीक है जी। और चूँकि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो टैक्सेशन लॉज हैं वो ज़रूरी नहीं है बेटा एक कंट्री के एक जैसे हों, सब कंट्रीज़ के सॉरी एक जैसे हों, फिर वो सारे आपको पता भी हों। तो इसलिए IAS 12 खुद प्रिंसिपल सेट कर रहा है। आज तो ही होएगा, फिर की करना है, बच्चों के हालात ठीक नहीं है। ये तो कर पा देता हूँ, लेकिन इसकी जो ज़ाहिर है कि एक आधा क्वेश्चन आपको इस तरीके से करवाना पड़ेगा कि आपको समझ आ जाए कि देखें अप्लाई कैसे हो रहा है। आप अपना कोई सवाल आइडेंटिफाई कर लें, कोई मुश्किल तरीन सवाल निकाल लें अपना, ठीक है ना, तो फिर हम उसको इस मेथड में सॉल्व करके आपको दिखाएं कि ये देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है, इस पे आ जाए। अदर्स में अगेन दो कॉन्सेप्ट हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपने करना है, बैलेंस शीट पे आपको लायबिलिटी नज़र आ रही है, लोन होगा, अक्रूड एक्सपेंसेस होंगे, यही होगा ना जी, इंटरेस्ट पेएबल होगा, इस तरह के आपको लायबिलिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, सैलरीज पेएबल होगा, इसी तरह के होंगे ना जी। तो आपने देखना जो भी लायबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं उनको आपने डिटर्मन ये करना है कि पेमेंट अलाउड एज एन एक्सपेंस, कि पेमेंट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होएगी, या आप कहेंगे पेमेंट नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस, कि पेमेंट जो होगी वो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होगी। देखें, सैलरीज पेएबल बैलेंस शीट में आ रहे हैं, इंटरेस्ट पेएबल बैलेंस शीट में आ रहा है, अक्रूड एक्सपेंस कोई और आपका पेएबल आ रहा है, यही होगा ना जी, लोन पेएबल आ रहा है, यही लायबिलिटीज होती हैं। बैलेंस शीट में कुछ और होती हैं, भाई आप बता दें अगर कोई और होती है वो तो ये होगी ना, और यही है। अब आपने देखना ये कि जो मैं इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है, जब मैं ये पे करूँगा
तो इसकी पेमेंट मुझे एज एन एक्सपेंस अलाउ होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो इधर आ जाएगा, होगी तो इधर आ जाएगा। अगर नहीं होगी तो याद रखना कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के बराबर होती है। क्यों बराबर है? इसलिए कि जब मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो तभी अलाउ हो गया था। इस केस में ट्रीटमेंट सेम है, तभी मैं पे भी करूंगा तो मुझे अलाउ नहीं होना। मैंने भी तो पेमेंट करके एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं ना करना, मैं तो लायबिलिटी को डेबिट करूंगा, बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, तो मैं एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ? नहीं। टैक्सेशन अथॉरिटीज मुझे एक्सपेंस अलाउ कर रही है? नहीं। इसका मतलब यह है कि वी वर ऑन द सेम पेज। इमरान खान साहब वाला सेम पेज, ठीक है। और यहाँ पेमेंट अलाउड एज एन एक्सपेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम इज हेयर। तो यहाँ टैक्स बेस बराबर होती है कैरिंग वैल्यू लेस डिडक्शन अवेलेबल। यानी जो आपकी कैरिंग वैल्यू आ रही है उसमें से जितनी पेमेंट आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ होनी है वो बीच में से लेस कर लें तो वो आपके पास टैक्स बेस। अगर 100% आपको अलाउ हो जाएगी, टैक्स बेस विल बी 0। देखना आपने आज एंट्री पास की एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। अगले साल में आप एंट्री पास करेंगे अक्रूड एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। 100 100 100 100। यहां आके कोई एंट्री नहीं थी, ये टैक्स में था। यहां आके एंट्री पास की अक्रूड एक्सपेंस डेबिट और P&L डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 100 और 100। तो ये यहां देखें आपको सारा एक्सपेंस अलाउ हो गया। तो कैरिंग वैल्यू कितनी यहां खड़े होकर निकालनी है ना टैक्स बेस। कैरिंग वैल्यू 100 माइनस 100 टैक्स बेस। तो इसका मतलब ये होगा कि जब लायबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, एडवांस इनकम को अलहदा कर लेना है अदर्स, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड कर लेना है कि कौन सी लायबिलिटी जो है उसकी पेमेंट मुझे एज एन एक्सपेंस अलाउ होनी है और किस लायबिलिटी की मुझे पेमेंट एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होनी, ठीक है जी। इधर आ जाए, एडवांस इनकम में फ़र्क कब आएगा, प्रॉब्लम कब आएगी? अक्रूवल बेस पे या रिसीट बेस पे प्रॉब्लम आएगी? अगर टैक्सेशन अक्रूवल बेस पे हो रही है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर रिसीट बेस पे हो रही है तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आपने ये देखना है कि अगर एडवांस इनकम है तो ये टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस है या टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेस है। यहाँ तो कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस के बराबर ही आएगी। यहाँ जो टैक्स बेस होगी वो होगी कैरिंग वैल्यू लेस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। देखिए आपने आज एंट्री पास की बैंक डेबिट और एडवांस इनकम अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 100 और 100। यहाँ आके अपने एंट्री पास के एडवांस इनकम डेबिट और P&L क्रेडिट, ये हम कैरिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हम टैक्स बेस निकाल रहे हैं। यहाँ आए तो यहाँ तो कोई एंट्री नहीं थी अगर मैं रिसीट बेस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ एंट्री पास की बैंक डेबिट और P&L क्रेडिट, सॉरी उल्टा हो गया, बैंक डेबिट और P&L क्रेडिट, और यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। उन्होंने कहा इनकम है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ टैक्स हो गई है। जब आपने इसको इनकम रिकॉर्ड किया तो कोई टैक्स चार्ज, तो फिर कितनी इनकम है? 100, कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। 100 माइनस 100 टैक्स बेसिस 0, ठीक है। तो दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखेंगे कि जो एडवांस इनकम है वो अक्रूवल बेस पे टैक्स हो रही है या रिसीट बेस पे टैक्स हो रही है। अगर अक्रूवल बेस पे टैक्स हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एडवांस इनकम कह रहे हैं और वो भी एडवांस इनकम कह रहे हैं, हम इनकम कह रहे हैं तो वो भी इनकम कह रहे हैं। तो उस केस में तो कोई डेफर्ड टैक्सेशन अराइज ही नहीं होनी है। बट डेफर्ड टैक्स क्यों अराइज होता है? जब डिफरेंस हो। और रिसीट बेस पे टैक्स होने का मतलब क्या है
हमने लायबिलिटी बुक कर ली है और उन्होंने अभी टैक्स कर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम जो फ्यूचर में हम रिकग्नाइज करेंगे वो टैक्स ही नहीं होगी, तो कैरिंग वैल्यू लेस अमाउंट नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, यानी ज़ीरो आपके पास आ जाए। छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल्स करवा के आपको ज़रा कॉन्सेप्ट ये जो अभी डिस्कस किए हैं वो जल्दी से हम कर लेते हैं। आप अपना कोई एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। IFRS 15 की क्लास फिर कब रखनी है आपने? जब ही आए हूँ, इधर आए हूँ तभी रखिएगा। फ्री हो गए ना ये है? क्या चीज़? एक ही करनी है क्लास? अच्छा अच्छा, तो हमें जाना है बाहर, देख लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ओके बस ठीक है यहाँ तक, या कोई एग्जांपल करनी है आपने समझने के लिए है? वो तो इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा ना। देखिए अर्नड इनकम तो अक्रूवल बेस पे होनी है ना, और टैक्स ऑन रिसीट, तो आज आपने एंट्री पास की इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट या रिसीवेबल डेबिट और P&L क्रेडिट, आज वो टैक्स नहीं होगी, तो टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए लेस कर दे। डेफर्ड टैक्स निकालते हुए अब आपने कहना कि कैरिंग वैल्यू इज देयर इन द बैलेंस शीट, फिर देखेंगे वो अमाउंट ग्रॉस टैक्स होनी है या उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस क्लेम हो सकता है। जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो उसकी तो मुझे डेप्सिन अलाउ हो जाएगी, अगर वो रिसीवेबल है तो उसके अगेंस्ट तो मुझे कोई डेप्सिन अवेलेबल नहीं, कोई एक्सपेंस अवेलेबल नहीं, तो उसकी टैक्स बेस ज़ीरो हो जाएगी। अगर उसके रिसीट बेस पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स चार्जेबल टू टैक्स है, तो मेरा ख्याल है फिर ठीक है यहाँ तक। ओके, कोई समझ आई है? लेकिन इसको अप्लाई करेंगे आप तो फिर समझ आनी है, ऐसे थोड़ी आनी है, ठीक है ना। तो बस फिर इतना ही काफ़ी है, ठीक है हैं? लाएं फिर, कौन सा क्वेश्चन करना? बुक से निकाल लें, कुछ कर लें, लेकिन फिर IFRS 15 रह जाएगा। जिन लोगों ने जाना है वो उनका फिर इशू हो जाएगा फिर IFRS। चलें ऐसे करें, आपने वापस 2-4 दिन में कोई पेपर देने आना है या ख़त्म हो गए पेपर्स भी? आप हैं लाइब्रेरी नहीं बैठेंगे? आप लोग चले जाएंगे? चलिए मेरा ख्याल है फिर सवाल देख लें, अगर टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा फिर मैंने भी जाना है कहीं। लें जी IFRS 15। अब जितना आपसे डिस्कस किया उसको एब्जॉर्ब करें, अप्लाई करने की कोशिश करें खुद, फिर बताइएगा अगर ना समझ आई तो हम हाज़िर दोबारा बता देंगे। ओके बस इसको हम ब्रीफली स्टैंडर्ड को, ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है और इंतहाई कंसेप्चुअल स्टैंडर्ड है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ये स्टैंडर्ड समझ नहीं आएगा और मेजॉरिटी को नहीं समझ आता, ठीक है। IFRS 15 जो है बेसिकली ये बहुत सारे जो पहले रेवेन्यू रिकग्निशन के मॉडल अंडर वेरियस IFRS थे उन सबको कंबाइन करके एक रेवेन्यू रिकग्निशन का मॉडल दिया गया है। पहले IS 18 भी था, IS 11 भी था, SAC 15 भी थी, IFRIC 13 भी थी, IFRIC 18 भी थी आई थिंक, जो कि और इसके अलावा एक SAC बार्टर ट्रांजैक्शंस की SAC 31 भी थी या 30 थी। तो इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल दी है कि रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो एक प्रिंसिपल्स पे जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाए। तो IFRS 15 जो है, पहले तो इसने जो मेजर डेविएशन की है
वो ये कि रेवेन्यू रिकग्निशन को रिस्क एंड रिवॉर्ड क्राइटेरिया से उठा के कंट्रोल पे शिफ्ट कर दिया। यही वजह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स पहले इनकम स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे रिकग्नाइज कर लेते थे, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई फ़र्ज़ करें अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है जिसको कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कंट्रोल अभी कस्टमर ने नहीं लिया है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो रेवेन्यू रिकग्निशन का मॉडल है वो कंट्रोल पे शिफ्ट हो गया कि जब आपका कस्टमर जो है वो कंट्रोल ले लेगा, ओनली देन यू कैन रिकग्नाइज द रेवेन्यू। क्लियर? तो पहली बात तो इसमें कंट्रोल का जो प्रिंसिपल है उसको आपने याद रखना है। अब ये कंट्रोल जो है वो ओवर द टाइम भी हो सकता है और एट द पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। इट मे बी ओवर द टाइम, इट मे बी एट द पॉइंट ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड जो है वो ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसके लिए कंडीशंस देता है, और अगर वो कंडीशंस मीट नहीं होती या एनी ऑफ दोज 3 कंडीशंस मीट नहीं होती है तो फिर रेवेन्यू जो होगा वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम चला जाता है। ओवर द टाइम में 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 ये है कि जैसे जैसे आप गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका कस्टमर उसको साथ साथ कंज्यूम करता जा रहा है, यूज़ करता जा रहा है। जैसे आपकी मेंटेनेंस सर्विसेज हो सकती हैं, ये जितनी यूटिलिटीज़ हैं लाइक गैस है, ये जो आपकी बिजली है, ठीक है जी, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, ये इवन एजुकेशनल सर्विसेज हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में जो स्पेसिफिक नॉर्मल सर्विसेज हैं वो हो सकती हैं, ठीक है जी। तो जो जैसे ही आप कस्टमर को कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे ही आप प्रोवाइड करते जा रहे हैं कस्टमर जो है उसको साथ साथ कंज्यूम करता जा रहा है, तो उसमें हम कहते हैं कि रेवेन्यू जो होगा वो ओवर, जैसे इंटरनेट सर्विसेज हैं आपकी, ठीक है, तो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे अगर कंज्यूम करते जाएं तो हम कहते हैं कि रेवेन्यू जो होगा वो ओवर द टाइम आपने रिकग्नाइज करना है। इसके अंदर जो है ओवर द टाइम जो है इसमें आप रेवेन्यू रिकग्निशन जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे रिकग्नाइज करते हैं। उसमें एक इनपुट मेथड है और दूसरा आपका आउटपुट मेथड है। इनपुट मेथड में आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं, और जो आउटपुट मेथड है उसमें सर्वे या वर्क सर्टिफाइड बेसिस के ऊपर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि अगर आप कोई एसेट जो है या कोई सर्विस जो है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द कस्टमर अगर आप रेंडर कर रहे हैं तो उसमें भी रेवेन्यू जो है वो ओवर द टाइम, क्योंकि उसमें वो साथ साथ एक्सेप्टेंस आपको दे रहा होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई आप डाटा एंट्री की सर्विसेज दे रहे हैं और जो अप्रूवल का राइट है वो आपके कस्टमर के पास है, आपने डाटा एंटर किया, उसने अप्रूव किया और सिस्टम में पोस्ट हो गया डाटा, तो वहाँ भी ज़ाहिर है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो अंडर द सुपरविजन दे रहे होंगे, तो उसमें भी रेवेन्यू रिकग्निशन जो होगी वो ओवर द टाइम होगी। तीसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पे आप जो है वो कोई स्पेसिफाइड नेचर की या स्पेसिफाइड आप कह लें कि कस्टमाइज किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपने डिलीवर करनी है या सर्विसेज डिलीवर करनी है, और वो आप किसी और को सेल नहीं कर सकते हैं, और आपके पास ये इन्फोर्सेबल राइट है कि जितनी आपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी आप रेवेन्यू भी रिकवर कर सकते हैं, तो उस केस में भी जो रेवेन्यू होता है वो आप ओवर द टाइम जो है वो रिकग्नाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू रिकग्निशन ओवर द टाइम कब आनी है, जब या तो कस्टमर साथ साथ कंज्यूम कर रहा हो, या आप उसकी अंडर सुपरविजन सर्विसेज रेंडर कर रहे हों या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हों, या आप कोई स्पेसिफाइड या कस्टमाइज चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके पास इन्फोर्सेबल राइट है कि जितनी आपने डिलीवरी दे दी है वो आप रिकवर भी कर सकते हैं, तो देन उस केसेस में आप रेवेन्यू जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस के ऊपर रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी मीट नहीं होती है तो फिर रेवेन्यू जो होगा वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी जब आपका कस्टमर कंट्रोल ले लेगा, वो हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे हो, वो हो सकता है जो है इंस्टॉलेशन के टाइम पे हो, वो हो सकता है कोई सेटिस्फैक्ट्री माइलस्टोन अचीव करने के ऊपर हो। तो अगर ऊपर वाली 3 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो फिर रेवेन्यू जो होगा वो एट द पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपका कस्टमर जो है वो कंट्रोल ले लेता है उस टाइम पे आप फिर रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो ये स्टैंडर्ड है वो एक 5 स्टेप मॉडल देता है, पढ़ा हुआ जी आपने, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। जो आखिरी स्टेप था, सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट है।
आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी पार्टीज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट हैं, ज़ाहिर है इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जिसमें दो एक्सटर्नल पार्टीज़ एटलीस्ट हों। तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, और फिर उसके अंदर ये है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज़ हैं, कंसिडरेशन जो एक्सचेंज होनी है, उसकी जो टाइमिंग है, वो सारी की सारी जो है वो क्लियरली इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसके अंदर जो बड़ा ये तो आपकी फिर ये शुरू हो गया, अब तो आप नहीं पढ़ेंगे मेरा ख्याल है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें 5-6 प्री रेक्विजिट्स होते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइडेंटिफाइबल है कि नहीं है। सबसे पहले ये है कि पार्टीज़ ने अप्रूव किया हो, जो पार्टीज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्होंने अप्रूव किया हो। फिर पार्टीज़ के जो राइट्स हैं वो इन्फोर्सेबल हों, बेशक वो कंसिडरेशन का राइट है, बेशक वो आपका फ़र्ज़ करें जो गुड्स की एक्सेप्टेंस है या गुड्स की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली इस्टेब्लिश हो। फिर उसके बाद ये है कि प्रोबेबल है कि आपका कस्टमर जो होगा वो आपको पे भी कर देगा, यानी कस्टमर से रिकवरी भी आ जाएगी। जो गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज होनी है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसमें प्रोबेबल है कि कस्टमर आपको पे करेगा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियसली जो पुराना IAS 18 था वो ये था कि अगर प्रोबेबल है कि कस्टमर आपको पेमेंट करेगा या कस्टमर आपको बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगा तो फिर आप पूरी अमाउंट से रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेते थे। यानी अगर प्रोबेबल है, मोर देन 50% चांस है कि आपका कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, और फ़र्ज़ करें 100,000 का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पूरे का पूरा 100,000 रिकग्नाइज कर लेते थे। ये स्टैंडर्ड इस तरह से नहीं है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर प्रोबेबल है कि कस्टमर आपको पे करेगा तो देन एक्सपेक्टेड अमाउंट, यानी इसके अंदर से जो अमाउंट आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको मिल जाएगी हो सकता है 60% हो, 60,000 है, तो दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ये आपका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, यानी आपने फिर 60,000 को जो है वो अपना रेवेन्यू कंसिडर करना है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, और वो ये है कि समटाइम एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो जो आपकी डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं वो एक IFRS में फॉल नहीं करती हैं। यानी फ़र्ज़ करें आपने जो है वो एक एसेट लीज़ पे दिया है और उसके साथ आपने उसका सर्विसिंग एग्रीमेंट भी कर लिया है, या आपने फ़र्ज़ करें कोई लोन दिया है किसी एसेट के लिए और उस एसेट की आपने सर्विस एग्रीमेंट भी कर लिया है। तो अगर आप देखें तो लोन देना जो है वो IFRS 9 है, लीजिंग करना जो है वो IFRS 16 है, लेकिन उस एसेट की जो सर्विसिंग का एग्रीमेंट है वो आपका IFRS 15 में फॉल करता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर दिस IFRS रिक्वायर्स कि आप वो पार्ट जो कि इस IFRS के नीचे है उसकी अकाउंटिंग अंडर दिस IFRS करेंगे, और जो बाकी किसी IFRS के अंडर है उसको आप अकॉर्डिंग टू दैट IFRS अकाउंट फॉर करेंगे। अब ज़ाहिर है कि कंसिडरेशन हो सकता है कि कंबाइन हो, यानी हो सकता है कि 1 लाख रुपया जो है वो रेंट है। अब इसके अंदर जो है वो सर्विसेज भी हैं और इसके अंदर लीज़ रेंटल भी है, तो फिर इसको कैसे डिवाइड करेंगे दोनों के दरमियान। तो देन दिस IAS से कि अगर अदर IFRS जो है, यानी जो IFRS 16 है, अगर वो कोई आपको रूल या प्रोसीजर देता है तो पहले अदर IFRS को फॉलो कर लें, और अगर अदर IFRS जो है वो साइलेंट है तो फिर IFRS 15 का जो रूल है उसको आपने फॉलो करना है। और IFRS 15 का रूल ये है कि ये जो कंबाइंड रेवेन्यू है ये दोनों की जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस हैं उनके दरमियान उनके प्रो रेटा की बेसिस के ऊपर आपने एलोकेट कर देना। तो यहाँ पे ये आप कह लें कि ये स्टेप नंबर 1 है, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, ठीक है जी। और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कस्टमर के साथ है। अगर आपका रिलेशन जो है वो काउंटर पार्टी के साथ कस्टमर का नहीं है तो देन भी ये जो स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे फ़र्ज़ करें 2 वेंडर हैं, दोनों एक ही तरह की प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन दोनों ने आपस में कोई इन्वेंट्री स्वैप का एग्रीमेंट कर लिया है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लाहौर में बहुत बेहतर है, मेरा जो कंपेटिटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पिंडी में बहुत बेहतर है, तो मैं उसको कहूँ जी आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कर दें इन्वेंट्री
मैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ इन्वेंट्री दे देता हूँ, तो इस केस में ये सेल नहीं हो रही, ये बेसिकली इन्वेंट्री स्वैप हो रहा है, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो दो वेंडर्स के दरमियान है। तो जहाँ जो इस IFRS में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो सिर्फ वो होगा जो आपने कस्टमर के साथ किया है। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है, और वो है कि कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जो आउटकम है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, यानी दोनों जो हैं वो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। ठीक है जी। अगला जो एरिया है स्टेप नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, वो है आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो वेंडर की तरफ से कमिटमेंट है जो उसने डिलीवर करनी है अगेंस्ट द कंसिडरेशन जो कि कस्टमर ने उसको पे करनी है। ये प्रॉमिस है या मल्टीपल प्रॉमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो बेसिकली ये वो अंडरटेकिंग्स हैं जो एक वेंडर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है वो टेकअप कर रहा होता है। तो चूँकि ये प्रॉमिसेस जो हैं, ये जो IFRS है इसने रेवेन्यू रिकग्निशन को कॉन्ट्रैक्ट से हटा के प्रॉमिसेस के ऊपर कर दिया। क्लियर? यानी बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज़्यादा अगर प्रॉमिसेस हैं तो ये IFRS ये रिक्वायर करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करना, बल्कि उसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉमिसेस हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं उनके ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करें कि इसमें प्रॉमिसेस कितने हैं, और फिर वो जो प्रॉमिसेस हैं वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं या वो आपस में डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यहाँ क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही प्रॉब्लमेटिक है इसके अंदर। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि प्रॉमिसेस जो हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो प्रॉमिसेस जो हैं उनको ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या तो वो सिंगल गुड है, या वो सिंगल सर्विस है, या वो मल्टीपल गुड्स हैं, या मल्टीपल सर्विसेज हैं, या उसके अंदर बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं। तो ये यहाँ बात हो रही है सिंगल गुड की, मल्टीपल गुड्स की, या सिंगल सर्विस की, या मल्टीपल सर्विसेज की, या बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहता है कि देयर मे बी ए सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सिमिलर इन नेचर, यानी एक तरह की हैं, और उसके बाद ये है कि वो सीरीज़ की शक्ल में आती हैं। जैसे ये बिजली है ये सीरीज़ की शक्ल में आ रही है, गैस है ये सीरीज़ की शक्ल में आ रही है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ये सीरीज़ की शक्ल में एक जैसी सर्विसेज हैं जो आप ले रहे हैं। तो इट मे बी गुड, इट मे बी मल्टीपल गुड्स, इट मे बी ए सर्विस, इट मे बी सीरीज मल्टीपल सर्विसेज, इट मे बी ए बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and it may be a series of goods and services, ठीक है, series of goods and services which are similar in nature, और वो distinct भी हैं। जैसे बिजली आ रही है कंज्यूम होती जा रही है, आप स्विच ऑफ कर देते हैं, जहाँ तक यूज़ की होती है वहाँ तक चार्ज हो जाते हैं, बाकी रह जाता है। आप बात कर रहे हैं सीरीज़ की शक्ल में टेलीकॉम सर्विसेज आ रही है, बंद करते हैं, जहाँ तक कंज्यूम हुआ होता है एक जैसी सर्विसेज है ना। तो इट मे बी गुड, इट मे बी मल्टीपल गुड्स, इट मे बी सर्विस, इट मे बी मल्टीपल सर्विसेज, इट मे बी बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। तो ये पहले क्लियर आपको करना चाहिए कि ये शक्ल क्या हो सकती है। फिर जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज हैं तो फिर आपने ये देखना है कि वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं या डिस्टिंक्ट नहीं है। यानी फ़र्ज़ करें एक ही कॉन्ट्रैक्ट में 1 2 3 4 ये 4 गुड्स हैं, ये सर्विसेज हैं, तो पहले आप इंडिविजुअली हर एक के ऊपर ये क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं डिस्टिंक्ट का। अगर ये इंडिविजुअली फेल हो जाते हैं तो फिर आप इनको ऐड करके कंपेयर करना शुरू कर दें। 1 2 में ऐड करके देखेंगे, 3 4 4 से कंपेयर कर लेंगे, या 1 2 3 को कंपेयर ऐड करके 4 से कंपेयर कर लेंगे। बट आपने ये क्राइटेरिया जो है ये डिटर्मिन करना है कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो आया वो आपस में डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है। जब वो डिस्टिंक्ट नहीं होती हैं तो फिर उनको बंडल बनाया जाता है, और बंडल को फिर रेस्ट ऑफ द गुड्स या सर्विसेज या रेस्ट ऑफ द बंडल से कंपेयर किया जाता है।
कीप इन माइंड रेवेन्यू रिकग्निशन अंडर IFRS 15 इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर बेस्ड है। अब डिस्टिंक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड है वो 2 क्राइटेरियाज देता है और दोनों को साइमल्टेनियसली मीट होना चाहिए। एक क्राइटेरिया जो है वो ट्रांजैक्शन लेवल पे है और एक क्राइटेरिया जो है वो एंटिटी लेवल पे है। एक क्राइटेरिया क्या है? ट्रांजैक्शन लेवल पे है और एक क्राइटेरिया जो है वो एंटिटी लेवल पे है। पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी है तो आपने ये देखना है कि कस्टमर जो आपका है वो ऑन इट्स ओन उसको यूज़ कर सकता है विद रेडीली अवेलेबल सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। यानी जो पार्ट आपने प्ले कर दिया है, जो पार्ट आपने डिलीवर कर दिया है, उस पार्ट को कस्टमर की एबिलिटी से कंपेयर करना है कि कस्टमर उससे बेनिफिट ड्राइव कर सकता है इंडिविजुअली या रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट। क्लियर? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो आपने बाकी गुड्स या सर्विसेज देनी है वो आया डिस्टिंग्विशेबल हैं, क्लियरली डिफरेंट हैं फ्रॉम द अदर सर्विसेज और गुड्स जो आपने डिलीवर कर दें। और इसके लिए स्टैंडर्ड 3 एग्जांपल्स देता है। वो एग्जांपल्स हैं, क्राइटेरिया सिर्फ एक है कि जो बाकी हैं वो जो ऑलरेडी डिलीवर कर दी हैं उनसे वो डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं है, और उसके लिए स्टैंडर्ड 3 एग्जांपल्स देता है। तीनों इंडिपेंडेंट हैं। नंबर 1 ये है कि जो आपने दूसरा प्रॉमिस या कोई तीसरा प्रॉमिस उस कॉन्ट्रैक्ट में किया है, आया वो पहले वाले के यूज़ करके एज एन इनपुट कोई कंबाइंड आउटपुट तो डिलीवर नहीं करना। यानी फ़र्ज़ करें एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपने एक लाइसेंस दिया है और प्लस उसकी इंस्टॉलेशन आपने करनी है। ठीक है जी, लाइसेंस क्या है? राइट ऑफ यूज़ है, और इंस्टॉलेशन जो है वो आपने करके देनी है। तो आप ये कहेंगे कि अगर मैंने इसको लाइसेंस दे दिया है कि भाई तो इसको यूज़ कर ले, तो क्या कस्टमर ऑन इट्स ओन उसको यूज़ कर सकता है? क्लियर? डिपेंड्स कि इंस्टॉलेशन की जो नेचर है वो किस तरह की है। अगर तो इंस्टॉलेशन जो है वो कोई कस्टमाइजेशन है कि आपने उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज़ करके देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहला क्राइटेरिया ही फेल कर जाएगा। कस्टमर कैन नॉट यूज़ इट एज ऑन इट्स ओन और रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि दिस इज़ योर राइट एंड यू विल कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ इंस्टॉलेशन जो है वो अगर आप नहीं करेंगे, यानी इंस्टॉलेशन विल यूज़ दिस राइट एज ए इनपुट टू डिलीवर सम कंबाइंड आउटपुट। चलें और एग्जांपल ले लें। आपने पेंट दे दिया है और आप साथ पेंटिंग की सर्विसेज भी देंगे। आपने रॉ मटेरियल दे दिया है और प्लस आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी देंगे। फर्ज करें आपने पेंट दे दिया है, तो क्या पेंट कस्टमर ऑन इट्स ओन यूज कर सकता है? कर सकता है। भाई पेंट करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड किस्म की सर्विसेज थोड़ी चाहिए। आप अभी बाहर निकलें, सड़क के ऊपर आपको बंदा मिल जाएगा पेंट करने वाला। इसका मतलब ये कस्टमर ऑन इट्स ओन खुद स्टार्ट कर ले या रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज। अब आपने देखना है कि मैं जो बाकी सर्विस देनी है उसमें मैं किसको यूज़ करूँगा? इसी पेंट को यूज़ करूँगा एज ए इनपुट टू डिलीवर। क्या पेंटिंग करके देनी है, घर मैंने पेंट करके देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला क्राइटेरिया तो मीट कर जाता है, लेकिन दूसरे क्राइटेरिया में क्या होगा? आई विल यूज़ दिस एज ए इनपुट टू डिलीवर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा क्राइटेरिया फेल कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पेंट भी देना है और पेंटिंग सर्विसेज भी मैंने देनी है उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो देन ये आपस में डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। अब इस पे आ जाए, रॉ मटेरियल दूंगा और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दूंगा। अब आपने मटेरियल डिलीवर कर दिया है तो कस्टमर कैन यूज़ इट ऑन इट्स ओन और रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के अंदर इसी को एज ए इनपुट यूज़ करके टू डिलीवर कंबाइंड आउटपुट देना है। आप इस पर दोबारा वापस आ जाए,
लाइसेंस दिया, इंस्टॉलेशन रेडीली अवेलेबल है, दैट विल नॉट मॉडिफाई, दैट विल जस्ट सिस्टम ऑन करें, सॉफ्टवेयर जो है उसको डालें और रन करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टॉलेशन जो है वो कोई कस्टमाइजेशन नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टॉलेशन जो है, और फिर इंस्टॉलेशन के साथ एक और प्रॉब्लम भी है, वो एक अलग सर्विस है। वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसके साथ कोई इनपुट के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा टू डिलीवर ए कंबाइंड आउटपुट। इंस्टॉलेशन एक अलग सर्विस है और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अलग सर्विस है। लेकिन अगर उसकी कस्टमाइजेशन है तो फिर वो उसको एज ए इनपुट यूज़ करेगा और एक कंबाइंड आउटपुट यानी टेलर मेड सॉफ्टवेयर जो होगा वो आप डिलीवर करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि अगर इसमें से मैं कोई एक पार्ट डिलीवर कर देता हूँ तो आया वो कस्टमर ऑन इट्स ओन यूज़ कर सकता है विद रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट। इफ़ दिस इज सेटिस्फाइड देन आप सेकंड पे जाएंगे और कहेंगे वो एंटिटी लेवल है कि मैंने जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देनी है, आया वो इंडिपेंडेंट है उससे जो मैंने उसको दी है, और वो कब होगी कि मैं उसको एज ए इनपुट यूज़ करके कोई कंबाइंड आउटपुट डिलीवर नहीं करना। मैंने जो दूसरे वाली देनी है वो उसके साथ इंटरडिपेंडेंट नहीं है। जैसे फ़र्ज़ करें एक मशीन है वो 10 पार्ट्स में आपने डिलीवर करनी है, आपने एक पार्ट डिलीवर कर भी दिया है, दैट मशीन कैन नॉट बी यूज विदाउट दोज 9 पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो कस्टमर यूज़ ही नहीं कर सकता। क्लियर? इसी तरह कस्टमाइजेशन जो है वो उसको यूज़ करेगी टू डिलीवर कंबाइंड आउटपुट। क्लियर? तो फिर आपने ये इसमें जो तीनों एग्जांपल्स हैं उनको मैं अगर एक एक दफ़ा आपके साथ, आपके कोर्स में मॉडिफिकेशन तो नहीं है ना? है? ओके जी। नंबर 1 एज ए इनपुट, यानी नंबर 2 को बता रहा हूँ, एज ए इनपुट टू डिलीवर ए कॉमन आउटपुट और कंबाइंड आउटपुट। नंबर 2 सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई, जैसे लाइसेंस को मॉडिफाई कर रही है, कस्टमाइजेशन कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 है द गुड और सर्विस इज़ नॉट हाईली डिपेंडेंट, जैसे हमने बात की कि एक के बगैर दूसरा यूज़ ही नहीं हो सकता। जैसे फ़र्ज़ करें आपने एक पूरा फर्नेस डिलीवर करना है, उसके अंदर आपने रेलिंग डिलीवर कर दी है, फर्नेस डिलीवर नहीं की है, तो रेलिंग फर्नेस के बगैर यूज़ नहीं हो सकती है। क्लियर? तो अगर इस तरह की कोई आपस में इंटरडिपेंडेंस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो एक प्रॉमिस है वो दूसरे प्रॉमिस से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो लेट मी रिपीट, नंबर 1 क्या है कि जो कंपोनेंट आपने डिलीवर कर दिया है कस्टमर ऑन इट्स ओन इसको यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। नंबर 2 जो आपने बाकी प्रॉमिसेस किए हैं वो आया आइडेंटिफाइबल है, डिस्टिंग्विशेबल है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विच इज़ ऑलरेडी डिलीवर। उसके लिए स्टैंडर्ड जो वो 3 एग्जांपल्स देता है। ठीक है, इनपुट के तौर पे यूज़ होना है, या उसने उसको मॉडिफाई करना है, या वो इंटरडिपेंडेंट है, एक के बगैर दूसरा यूज़ नहीं हो सकता, तो फिर हम कहेंगे कि इसका सेकंड क्राइटेरिया मीट नहीं होगा। ठीक है जी। तो अगर दोनों मीट हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है, वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो दूसरे से क्या है, डिस्टिंक्ट है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने किसी को बिल्डिंग बना कर देनी है और उसके साथ आपने सर्विसेज एग्रीमेंट भी कर लिया है कि मैं इसकी सर्विसेज भी आपको दूंगा, ठीक है, या मैं इसकी मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करूंगा, या मैं इसकी क्लीनिंग सर्विसेज आपको दूंगा, तो वहाँ बिल्डिंग ज़ाहिर है वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और एक जो आपकी सर्विसेज हैं वो आपकी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसी तरह लाइसेंस अगर जो है वो मटीरियली मॉडिफाई नहीं हो रहा इंस्टॉलेशन से, तो वहाँ इंस्टॉलेशन अलहदा सर्विसेज हैं और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक अलहदा सर्विस है। ठीक है जनाब। यहाँ आते हैं तो आप स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, विच इज़ आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो बेसिकली क्या है, वो कंसिडरेशन है जो आपको कस्टमर से एक्सपेक्टेड है। क्लियर? और इसको मेजर करते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर। अब इसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि सम टाइम ये फिक्स्ड होती है और सम टाइम क्या होता है इसके अंदर वेरिएबल कंपोनेंट होता है। क्लियर? और सम टाइम क्या होता है कि इसके साथ जो है वो आप अपने कस्टमर को कोई मटेरियल राइट दे देते हैं, या इसके साथ आप कोई उसको टोकन या कोई बोनसेस दे देते हैं। ठीक है,
तो उस केस में फिर इसके अंदर जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट भी आ जाता है। तो फिर वेरिएबल कंपोनेंट जब ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर आता है तो ट्रांजैक्शन प्राइस है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं। और फिर इसके अंदर जो फिक्स्ड कंपोनेंट है उसको और जो वेरिएबल कंपोनेंट है उसको भी आपने डिटर्मिन करना है। और वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर फिर आप देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है। जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो उसके अंदर फिर आप लाइकलीहुड और उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल है उन दोनों को डिटर्मिन करते हैं। और फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो वैल्यू है वो आपकी अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है तो फिर आप मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट लेते हैं, और अगर वो कोई भी वैल्यू है एक रेंज के अंदर है तो फिर आप उसकी प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज या वेटेड अमाउंट ले लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि एक अमाउंट 10,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है या 20,000 हो सकती है, इनके दरमियान कोई अमाउंट नहीं हो सकती। तो फिर आप देखते हैं कि इनमें से जो मोस्ट प्रोबेबल यानी जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको आप अपना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कह देते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 0 और 20,000 के दरमियान कोई भी अमाउंट हो सकती है तो फिर हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाते हैं इस तरह से, और यूँ आप ये प्रोबेबिलिटी वेटेड अमाउंट निकाल लेते हैं एंड दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो इट विल डिपेंड कि आपकी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो कोई एक एब्सोल्यूट फिगर है या वो रेंज के अंदर जो है वो कोई भी अमाउंट है। अच्छा, इसके साथ जो और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मटेरियल राइट है। मटेरियल राइट ये होता है कि अभी आप कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं और उसके साथ आप उसको राइट दे देते हैं कि जनाब आप हमसे जब फ्यूचर में कोई चीज़ें बाय करेंगे तो उसके ऊपर हम आपको कोई डिस्काउंट दे देंगे या कोई आपको इंसेंटिव दे देंगे। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप इस तरह का कोई मटेरियल राइट दे देते हैं तो जो करंटली आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे होते हैं वो सिर्फ आपकी करंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की नहीं है, बल्कि इसके लिए आपने फ्यूचर की जो गुड्स है वो भी आपने कमिट कर दी हैं। तो फिर जितनी अमाउंट जो है वो आप फ्यूचर की गुड्स के लिए कमिट करते हैं उसको फिर आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में उठा के ले जाते हैं, और बाकी अमाउंट जो होती है वो फिर आपकी करंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की रेवेन्यू रिकग्निशन में आ जाती है। तो यहाँ पे फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। समटाइम क्या होता है कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहले दे देते हैं और रिसीट आपकी बाद में आती है। समटाइम ये होता है कि रिसीट पहले आ जाती है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पेंडिंग होती है। तो इस केस में आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी राइज हो जाती है, इस केस में ज़ाहिर है कि आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो दोनों केसेस में अगर मटेरियल टाइम इन्वॉल्व हो तो फिर आपको प्रेजेंट वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इस केस में क्या होगा कि आपके रिसीवेबल के ऊपर एक इंटरेस्ट इनकम अक्रू होनी शुरू हो जाती है। इस केस में आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के ऊपर जो है वो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो अक्रू होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में फिर आप इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है उनको बुक, यहाँ आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते रहते हैं, और जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को उठा के आप रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि डिस्काउंट जो है वो आप किसको, यानी अगर एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं तो फिर जो डिस्काउंट है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसको फिर हम इसके साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 जो कि है एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं बट टाइम जो है ना वो हमारे पास शॉर्ट है। तो स्टेप नंबर 4 ये एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब ये है कि अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज़्यादा डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो यहाँ तो हमने ओवरऑल ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट की होती है, फिर आपने उसके अंदर जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं उनको हमने एलोकेट करना होता है ट्रांजैक्शन प्राइस को। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड एलोकेट करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ करता है उसको प्रो रेटा ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस कहते हैं। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो बेसिकली उस प्रोडक्ट की अगर वो अलहदा से बिक रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू है, या अगर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रही है वो कोई इन्फीरियर या सुपीरियर है और आपकी प्रोडक्ट उससे डिफरेंट है तो फिर आप उसकी वैल्यू को लेके एडजस्ट कर लेते हैं, उसको एडजस्टेड मार्केट वैल्यू कहते हैं। या आपकी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर कोई मार्कअप या मार्जिन आप ऐड करके उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। और सम टाइम ये होता है कि किसी प्रोडक्ट की अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल ना हो
तो फिर आप रेजिडुअल वैल्यू भी रेजिडुअल वैल्यू अप्रोच भी यूज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 100 है, उसमें 2 प्रोडक्ट जो है उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, थर्ड की नहीं है, तो उस केस में जो रेजिडुअल वैल्यू बचती है वो फिर आप थर्ड को एलोकेट कर देते हैं। तो यूँ आप ट्रांजैक्शन प्राइस जो होती है उसको यूजिंग प्रो रेटा ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस जो है वो आप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है और वो ये आता है कि फ़िक्स प्राइस किसको एलोकेट होगी, वेरिएबल किसको एलोकेट होगी, या अगर डिस्काउंट्स हैं या इंसेंटिव्स हैं या पेनल्टीज़ हैं तो वो किसको एलोकेट होने हैं, किसको नहीं होने हैं। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड रूल देता है वो ये है कि आपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी बेसिकली आपने ये देखना है कि जो एलोकेशन है दैट शुड मीट इट्स ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के करीब करीब एलोकेशन आनी चाहिए। क्लियर? तो अगर फ़र्ज़ करें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर तो डिस्काउंट भी प्रो रेटा ही स्टैंड अलोन प्राइसेस के अकॉर्डिंगली एलोकेट हो जाती है। बट अगर आपके पास कोई पास्ट प्रैक्टिस है कि आप कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं, तो ज़ाहिर जो डिस्काउंट होगी वो फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चार्ज होगी, बाकी वो चार्ज नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि फ़िक्स प्राइस है और वेरिएबल प्राइस है, और जो फिक्स है वो भी आपकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, यानी फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, इसके लिए उसने फ़िक्स बताया हुआ है, इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेरिएबल बताया हुआ है। बट आप फिक्स को जब ए की स्टैंड अलोन प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तो वो भी कंपेरेबल नहीं है, और जब वेरिएबल को बी के साथ कंपेयर करते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के साथ तो वो भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने एलोकेशन की है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एलोकेशन की है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एलोकेशन का तभी मीट होगा जब वो उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल है ये दोनों बेसिकली इसकी भी हैं और इसकी भी हैं, तो फिर फिक्स को भी दोनों को एलोकेट कर देते हैं और जो वेरिएबल होती है उसको भी दोनों को एलोकेट कर देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एलोकेशन जो है उसने अपना ऑब्जेक्टिव मीट करना है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि दैट शुड रिप्रेजेंट देयर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस को वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए। और फिर हमने जो 5वां स्टेप था वो ऑलरेडी आपको बता दिया है, और वो है कि आपने जो है वो ओवर द टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है या एट द पॉइंट ऑफ टाइम रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। कोई क्वेश्चन आपका है तो बता दें, वरना ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, अभी तो हमने इसका मेरे ख्याल में 5-10% भी नहीं देखा। ये बस हमने आपको एक 5 स्टेप बता दिए थोड़े से डिटेल में। थक गए हैं? डिफर्ड टैक्स का आप देख के आएँ और कल परसों में जब भी आप बताइएगा इनको बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा इधर, मैं आपको जितने कहेंगे सवाल करवा देंगे। आप बता दीजिएगा, आपस में ये आते हैं साथ, इनको कह देते हैं, आप बताइएगा 1 दिन में 2 दिन में जो भी आपको मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं 1-2 वो ले आइएगा, हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवा देंगे, नो प्रॉब्लम।